बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारड़ और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और इसके साथ साथ अगर हम मैचेस कुछ हम फॉलो तो कर रहे हैं सारों को, लेकिन जो कल का मैच था वो बहुत ही अभी तक के वर्ल्ड कप का बेहतरीन मैच लग रहा था कि वाकई में कोई सेमीफाइनल हो रहा है और देखने का भी मज़ा आ रहा था। हमजा जिस तरह से अच्छा, मैंने तो सेकंड वाली इनिंग्स दरमियान में छोड़ दी थी, मैंने उम्मीद छोड़ दी और मैं दरमियान में छोड़ के सोने चली गई थी कि भाई मैं नहीं देख सकती अब मैच, अब बस अब बहुत हो गया क्योंकि अब न्यूजीलैंड बहुत पिट रहा है। लेकिन एट द एंड रिजल्ट जब मैंने देखे तो आई वाज शॉक्ड कि ये क्या है, मतलब ये तो बिल्कुल ही चेंज अच्छा, पहले तो जो हालात थे न्यूजीलैंड ने जितना अच्छा आगाज किया, 4 पे एक आउट हो गया था। लेकिन नहीं, मैं बॉलिंग की बात कर रहा हूं। बॉलिंग बड़ी अच्छी की न्यूजीलैंड ने, फिर फील्डिंग अच्छी थी, तो इंग्लैंड का लग नहीं रहा था कि 166 बन जाएंगे इंग्लैंड से, लेकिन इंग्लैंड ने बनाए। और उसके बाद जो हालात थे, गप्टिल फौरी आउट हो गए, एक चौका मारा, उसके बाद कैच दे दिया, फिर विलियमसन पीछे कैच, जिस तरह से मिसबा ने कैच दिया था ना वर्ल्ड कप फाइनल के अंदर, बिल्कुल वैसे ही कैच था जो पीछे उन्होंने दे दिया और राशिद ने वो कैच कर लिया। उसके बाद लग ही नहीं रहा था कि भाई ये 166 कैसे ऐसे लग रहा था कि ये बहुत अब प्रेशराइज हो गई है टीम, अब तो न्यूजीलैंड नहीं जीत सकती। तो मैं तो यही सोचा और कि भाई अब नहीं जीत सकती तो चलो भाई छोड़ो। अच्छा, वैसे पाकिस्तानी जो है न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी टाइट करना चाह रहे थे ना पहले मैच के अंदर, लेकिन कल सारे पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर लग रहा था कि वो न्यूजीलैंड के साथ हैं। उसकी एक बड़ी वजह भी थी। बड़ी वजह ये थी क्योंकि हम सब ये समझते हैं कि शायद न्यूजीलैंड जो है, अगर पाकिस्तान की टीम इंशाल्लाह फाइनल में जाती है तो एक कमजोर हरीफ होगी इंग्लैंड की निस्बत, तो इसलिए सारे न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रहे थे। एग्जैक्टली, सब न्यूजीलैंड को इसीलिए सपोर्ट भी कर रहे थे कि हम जो है दूसरी बार भी आसानी से न्यूजीलैंड को हरा पाएंगे। और दूसरा ये कि हमजा न्यूजीलैंड के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि न्यूजीलैंड जो है फर्स्ट टाइम जो है वो फाइनल में T20 वर्ल्ड कप क्योंकि लास्ट टाइम, लेकिन तुम पिछले तीनों आईसीसी इवेंट्स अगर हम देख लें तो उसके तीनों इवेंट्स के फाइनल में न्यूजीलैंड है। अगर हम टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल देखें, इंडिया और न्यूजीलैंड का था और न्यूजीलैंड ने वो जीत ली थी। इस दफा सबको बदला जो है ना ले ली है, इंडिया को भी हराया, इंग्लैंड को भी हराया। वर्ल्ड कप के अंदर क्या था, वर्ल्ड कप के अंदर जो 2019 में 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप हुआ था वो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का था और सुपर ओवर में जाके इस बात का जो है फैसला हुआ था, स्टोक्स के बल्ले को लग के जो चौका हुआ था। लेकिन अब उन्होंने अपनी हार का बदला जो है वो चुका दी है, इंडिया को भी हरा दिया है। वो फाइनल में है और फाइनल में इंशाल्लाह पाकिस्तान से मुकाबला हो रहा होगा। पाकिस्तान का आज मैच है ऑस्ट्रेलिया के साथ। हमजा, पाकिस्तान फिर वहां सिक्योरिटी टाइट दोबारा से करेगा न्यूजीलैंड की, ये सारों की ये ख्वाहिश है। खैर, इस पे हम तफसीलन बात करेंगे। हमारे 2 खिलाड़ी भी जो हैं बुखार में मुब्तला हैं, फ्लू हो गया उनको, बड़े उनका टेस्ट जो वो क्लियर आया है, तो हमने इस पर भी बात करनी है कि इस वक्त सूरत हाल क्या है, क्या वो मैच खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे हैं, सब दुआएं कर रहे हैं। पहले टॉप स्टोरीज पर नजर डालते हैं जी, फिर बात करते हैं पाकिस्तान के सेमीफाइनल की और जो सेमीफाइनल कल हुआ उसकी। क्रिकेट की आलमी जंग अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ने लगी। पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद इंग्लैंड को हराकर फाइनल में सीट पक्की कर ली और 2019 के वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में शिकस्त का भी बदला ले लिया। कीवीज ने इंग्लैंड की जानिब से दिया जाने वाला 167 रन का हदफ 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर हासिल कर लिया। टेरल मिचेल ने 73 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। इवेंट में नाकाबिले शिकस्त ग्रीन शर्ट्स भी कैंगरूज के खिलाफ तारीख बदलने के लिए पुराज़्म। दोनों टीम्स दूसरे सेमीफाइनल में आज शाम 7 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी। सेमीफाइनल से कबल कौमी टीम के 2 अहम खिलाड़ी बुखार में मुब्तला हो गए। शोएब मलिक और मोहम्मद रिजवान ने प्रैक्टिस में हिस्सा न लिया। उधर चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा कहते हैं मौजूदा कौमी टीम को हराना तकरीबन नामुमकिन है। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान शाहीन आफरीदी से खौफजदा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने महंगाई से परेशान अवाम की मुश्किल हल कर दी। एहसास राशन प्रोग्राम के तहत 30 लाख खानदानों के लिए पैकेज का ऐलान। 6 माह के लिए आटे, दालों और कुकिंग ऑयल पर 30% रियायत दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मंसूबे पर 20 अरब रुपया खर्च करेगी। पैकेज 6 माह के लिए है, जिसमें मजीद 6 माह की तौसीह भी की जा सकती है। मुल्क भर में डेंगू के वार जारी, एहतियात करना जरूरी हो गया। लाहौर सबसे ज्यादा मुतासर, जहां मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। पंजाब में डेंगू के मरीज मजीद 501 केसेस रिपोर्ट। 6 अमवात के बाद सूबे में डेंगू से मजमूई हलाकतें 81 हो गई। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में भी डेंगू से सूरत हाल बिगड़ने लगी। सिंध में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 55 नए केसेस सामने आए। जी, तो टॉप स्टोरीज आपने जानी हैं और हम सबसे पहले तो बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की। एक जो कल हो गया, एक जो आज होने जा रहा है। कल वाला तो हमने आपसे जिक्र किया, आज वाले मैच के हवाले से
हमारे लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट मैच ही ये है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया कप्तान जो है वो शाहीन शाह अफरीदी से कुछ लग रहा है कि वो खौफजदा हैं। अच्छा, कल हमने देखा इंग्लैंड की बॉलिंग में भी शुरू में बहुत ज़्यादा स्विंग था, फास्ट बॉलर जब आए थे, और जब न्यूजीलैंड ने भी आगाज़ किया सऊदी की बॉलिंग में हमने स्विंग देखा। अगर यही स्विंग शाहीन को आज मिल जाता है तो फिर ऑस्ट्रेलिया की खैर नहीं है, फिर बिल्कुल भी ऑस्ट्रेलिया की खैर नहीं होगी, और इंशाल्लाह मिलेगा हमजा, और इंशाल्लाह खैर भी नहीं होगी ऑस्ट्रेलिया की। लेकिन आज का मैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सब लोग दुआएं भी कर रहे होंगे। मैं तो खास तौर पे बहुत ज़्यादा दुआएं कर रही हूँ, मेरे साथ साथ आपने भी दुआएं कर रहे हो ना कि सेमीफाइनल जो है पाकिस्तान जीत जाए और पाकिस्तान का फिर मुकाबला जो है फाइनल में न्यूजीलैंड से हो। कौमी टीम के साबिक कप्तान आमिर सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग आमिर सुहेल साहब। अगर देखा जाए न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के मैच कल तो एक मुश्किल मैच था, लेकिन फिर भी न्यूजीलैंड ने उसको जीता। आप समझते हैं कि इंग्लिश खिलाड़ियों ने कहीं पे गलती की, जो उनकी जो जीत थी वो हार में बदल गई? देखिए, इंग्लैंड की टीम का जो सबसे बड़ा मसला था वो ये है कि इन्होंने बड़ी फ्री फ्लोइंग और फ्रीडम के साथ क्रिकेट खेली। एक ही मैच में श्रीलंका के खिलाफ ये थोड़ा सा फंसे, जहाँ पे इन्होंने अपनी मर्जी से रन्स नहीं बनाए, लेकिन आखिरी 10 ओवरों में किया। न्यूजीलैंड की टीम इस तरह की थी, मैं पहले से कहता आ रहा था ये ख़तरनाक टीम है, और मैंने मैच से पहले भी कहा था कि न्यूजीलैंड इंग्लैंड को आसानी से हरा सकती है अगर जिस डिटर्मिनेशन से वो खेल रहे हैं वो खेलते रहे। हालांकि 1-2 कैचेस भी छोड़े उन्होंने, लेकिन फिर भी उन्होंने जो मेहनत की और जो उनकी बॉलिंग थी वो कमाल की बॉलिंग थी। उन्होंने शुरू में आके आउट करने की कोशिश की, आउट जब उनसे इतने ज़्यादा नहीं हुए, उन्होंने अपना जो प्लान है उसको नहीं छोड़ा, बैट्समैनों को फंसाए रखा, आउट करने की कोशिश करते रहे, विकेटें मिलते रहीं, रन्स नहीं लीक किया। हाँ, अगर विकेट कीपर मलान का कैच कर लेता तो मेरा ख्याल है कि इंग्लैंड के लिए 140 का। बाबर आजम की बात करें, अब अपने मैच का जो है उस हवाले से कुछ बात कर लेते हैं, उसका जिक्र कर लेते हैं। बाबर आजम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में जो हमने तो टीम चेंज ही नहीं की, अभी तक अनचेंज टीम है हमारी, उसी 11 को बरकरार रखने का इंदिया भी दिया है। लेकिन अब कुछ और खबरें भी आ रही हैं। वैसे जो बाबर की हिकमत अमली है, जो पॉलिसी है, उससे आप इत्तेफाक करते हैं या कुछ हमें तब्दीली करनी होगी? बिल्कुल जी, इतने बड़े मैच में ज़्यादा चेंजेस करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेट्रीमेंटल हो सकता है। इस वक्त टीम का कॉन्फिडेंस बना हुआ है, एक दूसरे को जो है एक दूसरे के ऊपर कॉन्फिडेंस है, तो फिर इसी तरह चलना चाहिए। और जो प्लेयर समझ रहे हैं कि हमने अभी तक टीम के लिए कंट्रीब्यूट उस तरह नहीं किया, तो इस बड़े जो प्लेटफॉर्म है सेमीफाइनल का, उसमें अपने आप को हौसला दें और अपने आप को ज़रा डिटर्मिन करें कि हमने इसमें प्रूव करना है कि हमारी सिलेक्शन जो थी वो बिल्कुल ठीक थी। और अच्छा आमिर सुहेल साहब, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये खबर सामने आई कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल से कबल कौमी टीम के जो 2 अहम खिलाड़ी हैं, शुएब मलिक और मोहम्मद रिजवान, बुखार में मुब्तला हो गए हैं। टेस्ट वगैरह तो उनका कोविड का हुआ है, वो क्लियर है, लेकिन अगर ये दोनों खिलाड़ी खेल नहीं पाते हैं तो इनकी जगह कौन से खिलाड़ी हैं जिनको मौका देना चाहिए, आप समझते हैं? देखिए, होपफुली कि इतना ज़्यादा उनको बुखार तंग नहीं करेगा। इतना बड़ा मैच है और प्लेयर जो है वो बिल्कुल जो है वो परहेज़ भी कर रहे होंगे और डॉक्टर की जो हिदायत है उसके मुताबिक अमल कर रहे होंगे टू गेट फिट फॉर सच अ बिग गेम। तो मेरा ख्याल है कि उनको फिट होना चाहिए। अगर नहीं होंगे तो फिर आपके पास ऑप्शन तो वही आ जाती है, विकेट कीपर जो है आपके पास सरफराज हैं और उसके बाद हैदर अली आएंगे, उसके अलावा तो आपके पास ऑप्शन नहीं है। और ये गमाजी कर रहा है पाकिस्तान का कि माइंडसेट क्या था। विकेट कीपर आपने वो लेके आना है जिसको आप ऊपर वाले नंबर पे भी खिला लेते हैं, लेकिन यहाँ पे सरफराज को आपको नीचे खिलाना पड़ेगा। आप सरफराज को हफीज़ या शुएब मलिक से तो ऊपर नहीं भेज सकते। तो अब ऑप्शन यही है कि शुक्र है आपके पास फ़खर जमान है। अगर खुदा न खास्ता ये प्लेयर नहीं होते, उनसे ओपन करवा के थोड़ी सी बैटिंग ऑर्डर में एडजस्टमेंट करके, ठीक है आमिर भी बॉलिंग कर लेते हैं। आपके ख्याल में कौन से बॉलर्स होंगे जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है आज? खास तौर पे ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एरन फिंच कह रहे हैं कि उन्हें शाहीन आफरीदी से कुछ खतरा है। शाहीन आफरीदी ने पहला मैच जो भारत के खिलाफ खेला वो बेहतरीन था, क्या वैसी ही कारकर्दगी हम देख पाएंगे कि वैसी नज़र आ रही होगी हमें शाहीन के अंदर? क्योंकि बाकी मैचेस में वैसी कारकर्दगी नहीं थी जो भारत के खिलाफ थी। देखें, शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ ऑस्ट्रेलियन जो है वो बड़े एहतियात से खेलेंगे। वो कोशिश यही करेंगे कि इनको विकेट ना दी जाए, बॉडी से क्लोज गेंद को खेलेंगे, उनके खिलाफ चांसेस नहीं लेंगे और वो चांसेस लेंगे जो दूसरा बॉलर उनके साथ बॉल कर रहा होगा। और आई थिंक अगर वो इंटेलिजेंटली बॉल कर जाता है, दिलेरी से बॉल कर जाता है वो बॉलर, तो पाकिस्तान के
अगर शाहीन नहीं आउट करते तो दूसरा बॉलर आउट कर सकता है। अच्छा आमिर साहब, कुछ वीकनेसेस पे भी बात कर लेते हैं कि आपके नज़दीक ऑस्ट्रेलियाई टीम के क्या कमज़ोर पहलू हो सकते हैं और फिर कौमी टीम को कैंगरूज को शिकस्त देने के लिए हिकमत अमली क्या अपनानी होगी? देखिए, जो कमज़ोर पहलू ऑस्ट्रेलिया का उनकी ओपनर्स है, अभी तक कंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है, उन्होंने रन्स किए हैं, कभी फिंच ने किए, कभी वार्नर ने किए, लेकिन पार्टनरशिप इनकी जो है वो फ्रीक्वेंटली नहीं लगी इस टूर्नामेंट में। सो ये उनका एक वीक पॉइंट है। मेरा ख्याल है अगर पाकिस्तान अर्ली विकेट्स हासिल करता है, एक भी विकेट हासिल कर लेता है पावर प्ले में, तो पाकिस्तान जो है गेम को कंट्रोल करने की उसके बाद गेम को कंट्रोल में ला सकते। प्ले बहुत इंपॉर्टेंट होगा दोनों तरफ ही, बॉलिंग करते वक्त भी, बैटिंग करते वक्त भी। खैर आमिर भाई, आखिर में चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा साहब के हवाले से बता दें, बड़े मुतमईन है कौमी टीम को हराना तकरीबन उन्होंने नामुमकिन करार दिया। यकीनी तौर पर ये ज़रा मोराल बुलंद करने के लिए ऐसी बातें उनकी जानिब से की जा रही हैं। साथ उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप में मुसलसल 5 मैचेस जीतकर गैर मुस्तकिल मिजाजी का जो टैग है वो भी उतार दिया, ये भी कौमी टीम का बड़ा कारनामा है। आपकी क्या राय है कि चेयरमैन पीसीबी इस तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं टीम को? देखिए, मैं समझता हूँ इतने बड़े बोलने की जरूरत नहीं होती। क्रिकेट जो है वो गेम ऑफ अनसर्टनिटीज है, और इसमें आज आप देखें न्यूजीलैंड जैसी टीम ने जो फेवरेट टीम थी इंग्लैंड की, जिसके बारे में कहा जाता था 11वें नंबर तक बैटिंग है और बॉलिंग ऑप्शन बहुत ज्यादा है, उनको उन्होंने हरा दिया। तो बड़ा बोल नहीं बोलना आपने। आप कहें कि पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छा खेल रही है और हमें कौम की दुआओं की ज़रूरत है, उसके साथ साथ हमें जो है प्लेयरों का जो है वो एतमाद बढ़ाने की ज़रूरत है। बड़े दावे करना मेरा ख्याल है वो कई दफ़ा जो है वो आपके आड़े आ जाता है। हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान की टीम जिस तरह परफॉर्म करती आ रही है सेमीफाइनल में, बिल्कुल ठीक है, दुआएं करें जी, बड़े बोल ना बोले। बहुत शुक्रिया आपका। सब सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, वाकई बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, लेकिन हाँ अपनी उम्मीद का इजहार करना चाहिए। हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच देखने के लिए पेशावर की जो शायकीन क्रिकेट हैं वो बहुत ज़्यादा बेचैन है और वो कहते हैं कि जीत जो है वो पाकिस्तान की होगी और वो पुरुमीद भी हैं। होना भी चाहिए कि तमाम खिलाड़ी इस मैच में बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाएंगे, और ख़ास तौर पर शाहीन शाह अफरीदी से हमने सुना है कि बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाई हुई हैं पेशावर के शहरियों ने, बासियों ने, नौजवानों ने, लड़कियों ने, ख़वातीन ने। इरफान मूसा सही इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान बताइए, कैसा आप जोशो वलवला देख रहे हैं, क्या कह रहे हैं शहरी? जी बिल्कुल, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का बड़ा मार्का जो है वो होने जा रहा है। दोनों टीमें जो है वो काफ़ी फॉर्म में है। पाकिस्तान जो है वो अभी तक वर्ल्ड कप में नाकाबिल शिकस्त है, जबकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक मैच जो है वो हार चुकी है। तो पेशावर के जो शायकीन क्रिकेट है वो काफ़ी पुरजोश है और उनका ये कहना है कि जिस तरह वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है तो इसी तरह जो है वो सेमीफाइनल में भी ऑस्ट्रेलिया की टीम चूँकि स्ट्रांग है, लेकिन इनका ये कहना है कि वो पाकिस्तान जो है वो जीत जाएंगे। इस वक्त भी हमारे साथ जो है वो शायकीन क्रिकेट जो है वो मौजूद है, जो कि मुख्तलिफ गेम्स भी खेलते हैं। तो उनसे बात करते हैं कि वो अपने टीम के बारे में क्या कहते हैं। जी, मैं शाहीन अफरीदी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ ना, तो मैं चाहती हूँ उनका बॉलिंग स्टाइल भी मुझे बहुत पसंद है और मैं चाहती हूँ वो अच्छी परफॉर्मेंस दे सेमीफाइनल में, इंशाल्लाह जीत कर दिखाया हमें। अच्छा, आप क्या कहते हैं कि अपने टीम के बारे में? पाकिस्तान इंशाल्लाह सेमीफाइनल्स भी जीत जाएगा क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस भी अच्छी है और प्लेयर्स भी तकड़े हैं। जी, जिस तरह ये पेशावर के शायकीन क्रिकेट है वो काफ़ी पुरजोश है और उनका ये कहना है कि पाकिस्तानी टीम जो है वो ना सिर्फ सेमीफाइनल में जो है वो बेहतरीन परफॉर्मेंस से जो है वो ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देगी, बल्कि वर्ल्ड कप जो है इस दफ़ा वो शायकीन क्रिकेट का यही कहना है कि पाकिस्तान टीम जो है वो वर्ल्ड कप जीत कर वापस आएंगे। जी इंशाल्लाह। जी इरफान, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान को आपने बताया कि पेशावर के शायकीन क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं। वैसे पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तानी जहां भी दुनिया में बसते हैं वो यही उम्मीद लगा के बैठे हैं। इवन सरहद पार से भारतीय भी अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जीत जाएगा। वाकई में बहुत और वो कुछ तो ख्वाहिश का भी इजहार कर रहे हैं। ऐसा कुछ ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। वहाँ पे इंडिया में भी हम देखें हमजा, तो बहुत सारे हमारे प्लेयर्स के फैंस मौजूद हैं, वो वहाँ से दुआएं कर रहे हैं कि जी शाहीन जो है वो अच्छी बॉलिंग कर रहा हो। मतलब इस किस्म के जो अच्छे कमेंट्स हैं, पॉजिटिव कमेंट्स हैं, वो हमें देखने को मिल रहे हैं। बात करते हैं ना, मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, हम पहुँच गए सेमीफाइनल तक और आज सेमीफाइनल होने जा रहा है। पहले तो हमें सबसे पहले ये बताएं कि क्या मलिक और रिजवान खेल रहे होंगे, आपके पास क्या इत्तलात हैं? बिल्कुल हमजा, एक तो आपको और इकरा दोनों को सुबह बखैर। और कल मैंने आपका मैसेज भी देखा था न्यूजीलैंड जो जीता हमजा, तो मुझे तो यकीन था। मैंने एक और चैनल पर, अपने चैनल पर भी ये कहा कि न्यूजीलैंड को आप रूल आउट नहीं कर सकते। कल उन्होंने इंग्लैंड को आउट क्लास कर दिया। जहां तक बात है रिजवान की और मलिक की, महज अफवाहें उड़ाई जाती हैं, रेट बढ़ाए जाते हैं, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट की जानिब से नहीं आया।
ये आपको पता है एक माफिया है जो इस तरह की खबरें उड़ाता है ताकि कंफ्यूजन क्रिएट हो, रेट ऊपर नीचे हो। तो मेरे ख्याल में जो मेरे पास इत्तलात हैं, ये दोनों खेल रहे हैं आज पाकिस्तान की जानिब से, रिजवान और शोएब मलिक। लेकिन वो लोगों ने उड़ा दी कि जी बुखार हो गया, खुदा न खास्ता कोविड का टेस्ट इनका पॉजिटिव आ गया, ऐसी कोई बात नहीं है। और जो इत्तलात हैं, इन दोनों का खेलना भी बेहद ज़रूरी है। रिजवान का तो खास तौर पे कि रिजवान ने जिस तरीके से ओपनिंग पार्टनरशिप की है बाबर आजम के साथ, अब इस वक्त हम अफोर्ड नहीं कर सकते कोई और तजुर्बा। तो मेरे ख्याल में ये दोनों खेलेंगे। हमजा देखें आज ऑस्ट्रेलिया का पेस अटैक बड़ा तगड़ा है। अगर आप हकीकत की निगाह से देखें, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, ये तीनों जो है ना, ये पाकिस्तानी बैट्समैनों के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। और इब्तिदा में ये एक्सप्रेस बॉलिंग करेंगे दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम की विकेट पर, ताकि प्रेशर में लाया जाए। तो अब देखते हैं कि आज पाकिस्तानी ओपनर्स किस तरह का आगाज फराहम करें। बिल्कुल। अच्छा मिर्जा साहब, आज के मैच में टॉस कितना इंपॉर्टेंट होगा, और आज जैसे ये नॉकआउट अब मरहला है, तो इसमें बैटिंग करना ज़्यादा हमें फिजिबल होगा या फिर बॉलिंग करना, और जो कंडीशंस भी हैं? अगर दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की आप पिच को देखें तो 11 में से 10 मैचेस ऐसे हैं कि जिन टीमों ने हदफ को ताक़ुब किया, चेस किया, वो कामयाबी से हमकिनार हुई बाद में बैटिंग करने वाली टीमें। तो इसका मतलब ये कि टॉस बड़ा वाइटल रोल प्ले करेगा। जो भी टीम टॉस जीतेगी वो मुखालिफ टीम को पहले बैटिंग करने की दावत देगी ताकि हदफ को जो है अचीव किया जा सके। हालांकि कल आप देखें बदकिस्मती रही इंग्लैंड की और न्यूजीलैंड ने टारगेट अचीव कर लिया, लेकिन दुबई क्रिकेट स्टेडियम जरा डिफरेंट है। यहाँ पर चूंकि ये कवर्ड स्टेडियम है बहुत ज्यादा, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ओस इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करेगी जितना शारजा क्रिकेट स्टेडियम या अबू धाबी में प्ले करती है वो। ठीक है मिर्जा इकबाल बेग साहब, कल हमने देखा जिस तरह से इंग्लैंड ने आके पहले बॉलिंग की और उन्होंने वॉक्स की जानिब से हमने देखा कि शॉर्ट पिच डिलीवरीज थी, कोशिश की जा रही थी कि कोई पुल शॉट हो रही होगी तो कैच हम ले रहे होंगे। आज आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया का जो पेस अटैक है पाकिस्तान के साथ यही कर रहा होगा कि थर्ड मैन की जानिब चली जाए या लेग साइड पे कहीं पर हमें कैच मिल जाए पाकिस्तान का, पुल शॉट के हवाले से पाकिस्तान को टेस्ट करेंगे? क्योंकि पाकिस्तान तो कोशिश करता है शाहीन के जरिए कि आगे गेंद फेंकी जाए, कोई हल्का सा स्विंग मिल रहा हो, वहां से विकेट आ रही हो। देखिए ऑस्ट्रेलिया का पेस ज्यादा है एज कम्पेयर टू इंग्लैंड के। क्रिस वोक्स इतने तेज नहीं है जितने मैंने पहले आपको कहा था कि मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड, पैट कमिंस जितने तेज हैं, तो वो पेस पे बहुत रिलाय करेंगे। इंग्लैंड को डिसएडवांटेज हुआ, टमाल मिल्स जो थे वो उनके अनफिट हो गए, वो चले गए। मार्क वुड को खिलाया, वो इतने इंप्रेसिव नहीं रहे। इंग्लैंड का कॉम्बिनेशन कल डिस्टर्ब हो गया, जेसन रॉय और टमाल मिल्स के जख्मी हो जाने की वजह से वो नजर नहीं आई। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का जो कोच है हमजा जस्टिन लैंगर, बड़ा सीजन कैंपेनर है, वो बाकायदा स्ट्रेटेजी प्लान करेगा। अब उस स्ट्रेटेजी का तोड़ कैसे करते हैं मैथ्यू हेडन, जो खुद भी ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन रहे, ऑस्ट्रेलिया की जानिब से बड़े अच्छे कारनामे सर अंजाम दिए, वो पाकिस्तानी बैट्समैनों को हेडन क्या टिप्स देते हैं ये देखना होगा। पाकिस्तानी थोड़े से शॉर्ट पिच गेंदों पर वल्नरेबल हैं, आपने देखा होगा रिजवान भी शॉर्ट पिच गेंद पर पुल जरूर करते हैं। तो स्ट्रेटेजी तो प्लान करेगा एरून फिंच के लॉन्ग लेग और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग रखे ताकि रिजवान को खिलाए, एक आध चौका भी खाए, छक्का भी खाए, लेकिन उनकी नजरों में विकेट इंपॉर्टेंट होगी। अगर विद इन जो पावर प्ले अगर वो विकेट ले लेते हैं हमजा, तो फिर पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि ये दोनों ओपनर्स हमारे लिए 2 ओपनिंग सेंचुरी पार्टनरशिप दे चुके इस टूर्नामेंट में, और इन दोनों का विकेट पर रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है, वरना 6 नंबर के बाद आपकी बैटिंग ही नहीं आई है। आप देखें बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, शोएब मलिक, मोहम्मद हफीज और कुछ गेंदों के लिए आसिफ अली, उसके बाद आपकी बैटिंग नहीं आई है। अगर खुदा न खास्ता आपके ऊपर के बैट्समैन जल्द आउट होते हैं तो वो अंडर प्रेशर होगी हमारी मिडिल ऑर्डर बैटिंग, और फिर मलिक को लोअर डाउन द ऑर्डर, चाहे वो इमाद वसीम हो, शादाब खान हो, हसन अली हो, उन्हें रोल प्ले करना होगा। बिल्कुल। अच्छा फखर जमान की बात करें तो फखर जमान से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आज के मैच में? कोई लग रहा है कि बड़ा स्कोर कर पाएंगे? क्योंकि हमने पिछले मैचेस में देखा कोई इतनी फॉर्म में दिखाई नहीं दिए वो। बिल्कुल आपने सही कहा, 54 रन उन्होंने बनाए 4 इनिंग्स में, और उन पे प्रेशर तो है, 1 डाउन पोजीशन पर आजमा रहे हैं, लेकिन सीजन खिलाड़ी है और बड़ा खिलाड़ी वही होता है जो अंडर प्रेशर परफॉर्म करे, चाहे उसकी खराब फॉर्म हो, जब बड़ा मैच आए जिसमें डू और डाई सिचुएशन हो उसमें परफॉर्म करे। तो मुझे उम्मीद है
फ़खर जमान अपने तजुर्बे को बरूए कार लाते हुए अल्लाह करे 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी की तारीख दोहराएं जो 18 जून 2017 को इंशाल्लाह हम सबको यही उम्मीद है। अच्छा मिर्जा इकबाल बेग साहब, अब बॉलिंग की बात कर लेते हैं। ओपनिंग करने डेविड वार्नर आ रहे होंगे, 7 फिंच होंगे। क्या हफीज से आज आगाज किया जा सकता है इमाद वसीम की जगह, क्योंकि लेफ्ट हैंडर बैट्समैन होंगे, क्या नाम है इसका, डेविड वार्नर, तो हमें फ़ायदा होगा। उसके अंदर फिंच भी कोई इतना अच्छा नहीं खेलते हैं। दूसरा स्वीप शॉट्स होंगी, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया की जानिब से बहुत ज़्यादा वो हमारे स्पिन अटैक को इस तरह से खेलने की कोशिश कर रहे होंगे। क्या उसके लिए भी हमारी हिकमत अमली ठीक होगी? फील्ड प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी ऐसी शॉट्स के लिए। आपने बिल्कुल सही कहा। डेविड वार्नर जो है हमजा सबसे डेंजरस बैट्समैन है कि जब वो चलना शुरू करता है, अब एक किस्म का गैम्बल होगा। अगर आप हफीज को ट्राई करेंगे, क्रिकेट में तो गैम्बल होते हैं, 20 ओवर्स का मैच है, तो अगर आप हफीज को ट्राई करते हैं और इब्तिदा में वार्नर की विकेट जल्दी ले लेते हैं, क्योंकि हफीज आपने खुद भी कहा और ये बात हकीकत है कि वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैनों के खिलाफ बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं, तो हफीज को देखे ट्राई करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इमाद वसीम को छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि अगर इमाद वसीम इन द मिडिल ऑफ द इनिंग्स बॉलिंग करने के लिए आते हैं तो वो एक्सपेंसिव साबित होते हैं। शुरू में वो तेज ओवर निकाल लेते हैं और फिर हमें देखना है फिंच अभी तक उस फॉर्म में नहीं आया जिसके लिए वो शोहरत रखता है, लेकिन वो भी बड़ा डेंजरस बैट्समैन है। अब पाकिस्तान शाहीन आफरीदी से तो एक एंड से बॉलिंग कराएगा। हमको याद है कि उसने किस तरीके से पहले ओवर में इसी मैदान पर रोहित शर्मा को एलबीडब्ल्यू आउट किया था, और फिर उसके बाद उसने किस तरीके से सूर्या कुमार या वो केएल राहुल को बोल्ड किया था। तो वो सारी चीजें हमारे सामने, स्ट्रेटेजी तो प्लान की होगी। सकलैन मुश्ताक ज़हीन आदमी है और हेड कोच की हैसियत से अब तक अच्छा रिजल्ट दे गए। वर्नन फिलेंडर भी है, मैथ्यू हेडन भी है। जब तीनों दिमाग मिलेंगे तो डेफिनेटली दे विल प्लान अ गुड स्ट्रेटजी। ओके मिर्जा इकबाल बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, हम सारों को ये उम्मीद है कि पाकिस्तान बेहतरीन खेल पेश कर रहा है। अच्छा, वैसे ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को जितने क्रिकेटर्स हैं, अगर आप उनकी बात करें साबिक क्रिकेटर्स, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की स्ट्रेटजी ये है कि शुरू में आराम से खेलता है, 15 से 20 ओवर्स तक आप चार्ज कर रहे होते हैं। आज आपको अपनी स्ट्रेटजी बदल के 8वें से 15वें ओवर तक चार्ज करना होगा, ताकि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान को परेशानी हो कि अब मैंने आखिरी 5 ओवर किससे करवानी है। करें। खैर हमें यहाँ पे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की, जिसने महंगाई से परेशान आवाम की बड़ी मुश्किल हल कर दी है। एहसान राशन प्रोग्राम जो है उसके तहत 30 लाख खानदानों को 6 माह के लिए आटे, दालों और कुकिंग ऑयल पर 30% रियायत देने का ऐलान भी कर दिया है। बिल्कुल ऐसे ही है जी, और इस मंसूबे पर 20 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें से सूबाई हुकूमत 13 अरब जबकि मरकज 7 अरब रुपए फराहम कर रहा होगा। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस मकसद के लिए हमने किराना स्टोर्स पर तवज्जो मरकूज रखी है, जिनकी तरबियत भी जारी है। अच्छा, 3 अशिया जो है यानी कि आटा, दाल और कुकिंग ऑयल, इस पर 30% रियायत मिलेगी, और ये पैकेज जो है वो 6 माह के लिए, जिसमें 6 माह की तौसीब भी की जा सकती है। और कामरान बंगिश को ये भी कहना था कि महंगाई सिर्फ हमारा नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी मसला है, और गुज़श्ता साल सूबे में 11 अरब रुपए की सब्सिडी भी दी। अच्छा, उन्होंने दावा किया है कि जी कोरोना के बाद पाकिस्तान की मईशत दीगर ममालिक से बेहतर है। खैर, ये जो इकदाम उठाए जा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से, बात करेंगे सूबाई वज़ीर शौकत यूसुफ़ज़ई साहब हमारे साथ। शौकत यूसुफ़ज़ई साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सर, ये बता दीजिएगा, ये जो सस्ता राशन स्कीम है, एहसास राशन स्कीम है, इस हवाले से कौन लोग हैं जो इससे इस्तेफ़ादा कर सकेंगे, और ये स्कीम से फ़ायदा उठाया कैसे जा सकता है? आम आदमी कैसे फ़ायदा उठाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए जी, एक तो ये कि महंगाई जो है एक आलमी फिनोमेना बन चुका है इस वक्त, और जब से कोरोना आया है उसकी वजह से तो जितनी भी मईशत है दुनिया की वो सारी सुकड़ती गई और मुश्किलात पैदा हो गई। हमारे जो इर्द गिर्द पड़ोस ममालिक हैं उनमें भी आज सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने बेहतर तौर पर मैनेज किया। उसके मुकाबले में अगर आप देखें, कोरोना की सूरत हाल को काफ़ी मैनेज किया, अप्रिशिएट भी किया गया उसको। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारी आवाम है जो इस वक्त परेशान है, मुश्किलात हैं, और एहसास है गवर्नमेंट को भी, तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो एहसास प्रोग्राम शुरू किया उसमें तकरीबन जितने हमारी आवाम है जो गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है, या वो लोग जो मिडिल क्लास लोग हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते,
तो 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की हैं, जैसे आटा है, चीनी है, दाल है, कुकिंग ऑयल है, उनको फैसला किया गया है कि उनकी रेट्स कम कर दिए जाए, उन पर सब्सिडी दी जाए, लेवीज कम कर दी गई है, बल्कि ख़त्म कर दी है पाकिस्तान ने। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो आवाम के 10 तरह से बाहर होती जा रही थी, उनको कंट्रोल किया जा रहा है और 30% उनको राहत दी जा रही है। तो अब इसमें जितने भी हमारे करियाना स्टोर्स हैं, वो जितने भी हैं, उनको बाकायदा इन्फॉर्म भी किया जा रहा है, उनको बाकायदा मॉनिटर भी किया जाएगा और एक बाकायदा रजिस्ट्रेशन होगी कि जो लोग क्या, जैसे चीनी है तो तकरीबन इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में 10,000 टन चीनी हमारी आ गई है। 2 दिन पहले तकरीबन कोई 140 रुपये पर केजी तक पहुंच गई थी। अच्छा। अल्लाह के फजल से उसको हम 90 रुपये पर केजी पर लेकर आ गए हैं। तो 30, 40, 50 रुपए पर केजी में राहत मिल गई है। तो ये चीजें हैं कि बदकिस्मती हमारे इस मुल्क की के ज़ख़ीरा अंदोज़ी एक ऐसा फार्मूला है लोगों के पास कि जैसे ही पता चलता है कि जी फलां चीज जो है वो महंगी होती जा रही है, तो फौरन ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू हो जाती है। ये बताइएगा, एक आम आदमी है वो किराना स्टोर पर गया, उसको किस तरह से रियायत मिलेगी कि उसको पता हो कि जी कि मुझे रियायत मिलेगी, मैं क्या कार्ड दिखाऊंगा, क्या चीज़ होगी, और कौन से लोग होंगे जो उसी किराना स्टोर पर जा रहे होंगे और उन्हें रियायत नहीं मिलेगी? देखिए, मेरे ख्याल से इसको कंट्रोल करना तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि आप किसके लिए क्या कर रहे हैं, लेकिन ये कि मेरा तो ये ख्याल है कि इसको ओपन करना पड़ेगा हमें। अच्छा। और इस पे भी हम सोच रहे हैं कि अब आप किराना स्टोर पे बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप आइडेंटिफाई करें कि आपको देना है, आपको नहीं देना है, लेकिन चूंकि एक एहसास प्रोग्राम के तहत एक सर्वे हो चुका है। अच्छा। और उस सर्वे में ऑलरेडी आपको पता है कि उसका एक सब कुछ सामने आ चुका है, तो प्रायोरिटी तो उन लोगों की है, लेकिन जाहिर है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सफेद पोश हैं और काफी मुश्किल होता है कि सिर्फ आप ये देखें कि उनके पास ये गाड़ी होगी, घर होगा, लेकिन उसके पास आमदन का कोई जरिया नहीं होगा। तो इस पे भी हम सोच रहे हैं कि उनको भी फायदा दिया जाए। अच्छा। लेकिन फिलहाल जो है हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो एहसास प्रोग्राम के तहत जिन लोगों की निशानदेही हुई उनको प्रायोरिटी दी जाए। ठीक है। शौकत यूसुफ साहब, ये भी बताइएगा, क्योंकि इस तरह की जब स्कीम लॉन्च करे थे तो उसमें शफाफियत का जो एलिमेंट होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, लाजमी होता है, तो उसको भी इंश्योर करना होता है, तो उसको इंश्योर कैसे करेंगे और इसके लिए क्या मजीद इकदाम किए जाएंगे? जैसे मैंने आपसे कहा ना, जैसे हमने चीनी कल से मार्केट में दी है और 10,000 टन दी है, तो जिन जिन डीलर्स को दी है उन डीलर्स से हम ये कह रहे हैं कि जब आप फरोख्त करते हैं तो रजिस्टर में आप दर्ज करेंगे कि आपने किसको दिए हैं। तो ये तकरीबन तमाम डीलर्स को ये हिदायत कर दी गई है, तो उसका बाकायदा रिकॉर्ड मेंटेन होगा। और क्योंकि 6 माह का वो है, उस पर हम पूरी फोकस कर रहे हैं। इंशाल्लाह 6 माह के बाद वैसे भी चीजें बेहतर हो जाएंगी आलमी दुनिया में भी, और महंगाई की शरह वैसे भी कम होगी इंशाल्लाह ताला। हम कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो 6 माह है उसको हम पूरे फोकस करेंगे ताकि लोगों के साथ ज्यादती ना हो, ताकि कोई खुर्द-बुर्द ना हो, उसमें कोई शफाफियत उसमें बड़ी नुमायां हो और लोगों को पता भी चले कि जो गरीब लोग हैं उनको राहत मिल रही है, उनको सहूलत मिल रही है। ठीक है। साहब, आप दुरुस्त कह रहे हैं, ये मॉडल बहुत बेहतर है, इसको सराहा भी बहुत ज्यादा जा रहा है, लेकिन जो क्वेश्चंस उठ रहे हैं इसकी प्रैक्टिकलिटी के ऊपर ही उठ रहे हैं। जैसे आपने कहा कि ये कैसे चेक रखा जा सकता है किराना स्टोर के ऊपर, पॉसिबल नहीं है कि किसको रिलीफ देना है, किसको रिलीफ नहीं देना, तो शायद इसको ओपन कर दिया जाएगा। इसी तरह से आपकी प्राइस कंट्रोल कमेटीज अगर काम नहीं कर रही होंगी, टीम्स नहीं जा रही होंगी, तो कैसे पता लगेगा कि ये रेट ठीक है या नहीं है? आमतौर पर हम डीसी रेट के मामले पर भी ये देखते हैं, आपने डीसी रेट पर कोई चीज़ लेनी है तो वो ऐसे कहा जाता है कि जी कि वो वाला रैक लगा हुआ है, उधर से ले लें और वहां से लेकर आप उस चीज़ को कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ें इंश्योर करवाना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिकलिटी पे क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर, उसको कैसे इंश्योर करेंगे? ये आपकी बात दुरुस्त है और ये बिल्कुल ये हमारी बदकिस्मती है कि कोई शख्स जो है वो खुद आकर ये नहीं कहता कि जी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे ये रिलीफ नहीं चाहिए। ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, और जो हकदार होते हैं उनको आगे किया जाए कि जी आपका हक है, आप ले लेंगे। लेकिन इसके बावजूद जैसे मैंने आपसे कहा कि हमने ये कर दिया है कि देखिए यहाँ तो लोकल जो दुकानदार होते हैं वो गाँव के अंदर, शहरों के अंदर, मोहल्लों के अंदर, ये लोग एक दूसरे को जानते हैं। और चूंकि एहसास प्रोग्राम के तहत बाकायदा सर्वे हो चुका है,
ठीक है। तो हम उन लोगों को प्रायोरिटी देंगे। लेकिन वैसे ही मैंने जैसे आपसे कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिस पर हम गौर कर रहे हैं कि सफेद पोश होते हैं, कि उनके पास गाड़ी होती है, लोग कहते हैं तो बंगले से निकला है, गाड़ी है इसके पास, लेकिन उसकी आमदन कुछ नहीं होती है, वो उसके बाप दादा से उसको घर मिला होता है। तो ये चीजें भी हम देख रहे हैं। मैं वैसे आपसे कह रहा हूँ, ये तो अभी जो हमने किया है वो तो एहसास प्रोग्राम के तहत किया है, लेकिन हम ये भी सोच रहे हैं कि उन लोगों को भी फैसिलिटेट किया जाए। बिल्कुल ठीक है। शौकत यूसुफजई साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप बात कर रहे थे, और रिलीफ पैकेजेस आवाम के लिए अच्छे ही होते हैं कि अगर उनको रिलीफ मिल भी रहा हो, लेकिन कुछ उस तरह से क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही है इकरा कि ये किस तरीके से आम आदमी तक पहुंचेगा। जिसका हक है उस तक पहुंचेगा कैसे, क्योंकि हकदार को उसका हक ना अगर मिले तो फिर फ़ायदा नहीं होता इस तरह की स्कीम्स का। तो हकदार को आमतौर पर हम देखें ना कि हम मतलब कि हम हुकूमतों को तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदार ठहरा रहे होते हैं, तनकीद बहुत ज़्यादा हो रही होती है, वो बात अपनी जगह दुरुस्त है, हुकूमत पर तनकीद होनी चाहिए लेकिन सही जगह पर। लेकिन हम भी तो देखें, जब यूटिलिटी स्टोर्स वाले मामलात होते हैं, हम देखते नहीं है कि वहाँ से जाके हम खरीद लाते हैं और आके मार्केट के अंदर चीनी भी बेच देते हैं, हम आटा भी बेच देते हैं, जो सब्सिडाइज चीज़ें होती हैं वो हम आके मार्केट में बेच रहे होते हैं। तो इस तरह के मसाइल भी होते हैं कि आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इससे इस्तेफादा ना करें, आप आम अल्फाज में अगर कहें दो नंबरी करने की कोशिश ना करें, और जिसका हक है उसको लेने दें बजाय इसके कि आप लोग उसमें दो नंबरी। ये भी करप्शन है। आपके नज़दीक करप्शन नहीं है, करप्शन सिर्फ सियासतदान ही आपके नज़दीक कर रहा है, आप हाँ करप्शन कर रहे हैं, इसको अंडरस्टैंड कीजिए। खैर, अब हम आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करते हैं डेंगू की भी, क्योंकि मुल्क भर में जो डेंगू के वार है वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं तेज़, और लाहौर जो है वो सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है, जहाँ पर मरीजों की जो तादाद है उसमें तेज़ी से इजाफा देखने में आ रहा है। और पंजाब में खास तौर पर अगर बात करें तो डेंगू के मजीद 501 केसेस जो हैं वो भी रिपोर्ट हो चुके हैं। अच्छा, 6 अमवात भी हुई हैं, जिसके बाद सूबे में डेंगू से मजमूई अमवात की तादाद 81 हो गई है। लाहौर में डेंगू के मुतासरा मरीजों की तादाद 14,525 है। इस्लामाबाद की बात कर लें, डेंगू के वार वहाँ पर भी जारी हैं, हालांकि टेम्परेचर भी हमने देखा है कि नीचे आ गया हुआ है, लेकिन वो डॉक्टर साहब हमें, डॉक्टर असद असलम साहब बता रहे थे कि 1 माह तक तकरीबन जो है डेंगू जो पहले जिसकी अफजाइश हो गई है वो 1 माह तक जो है रहता है, और ये चांसेस रहते हैं कि वो आपको डेंगू में मुब्तला कर सकता है। बिल्कुल ऐसी है। इसके साथ अगर हम देखें तो 19 मरीज़ हमजा सामने आए हैं। मजीद भी हम इस्लामाबाद की बात करें और डेंगू के मजमूई केसेस की तादाद जो वो 4190 हो गई, और डेंगू से मजीद 2 अफराद जो हैं वो जान की बाजी हार गए हैं। ये सारी सूरत हाल है, हम इस पर बात भी करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहिबा। सबसे पहले तो हमें बताइएगा कि इस वक्त अगर हम ग्राउंड रियलिटीज़ में देखें तो इस टाइम क्या कंडीशन है, जो सूबाई हुकूमतें हैं वो किस तरह से काम कर रही हैं, और क्या ये इकदाम पहले नहीं हो जाने चाहिए थे डेंगू के खिलाफ? जी बिल्कुल, देखें इस वक्त मैं समझती हूँ कि डेंगू की सिचुएशन वाकई इस साल जो है वो हमें बहुत ज़्यादा उसमें केसेस नज़र आए हैं। ये एक तो डेंगू का एक साइकिल भी होता है कि हर तीसरे साल जो है ये वेव आती है। तो अब इस वक्त हाल जो मौजूदा है वो ये है कि ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा केसेस आए थे, मगर अब जो है वो ग्रेजुअली जो है अब डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हम देख रहे हैं हर आने वाले दिन के साथ जो केसेस की परसेंटेज है उसमें एक कमी आती नज़र आ रही है। तो मगर इस वक्त भी अब समझती हूँ कि अवाम को एहतियाती तदाबीर जो है वो इख्तियार करनी है। देखिए हुकूमत तो जो है इस वक्त लोकल इंतज़ामिया है, मुतहरिक है, फ्यूमिगेशन भी हो रही है, जगह जगह पे हर जगह पे स्प्रेज भी हो रहे हैं, मगर लोगों को अपने घरों के अंदर भी जो है वो एहतियाती तदाबीर जो है वो जारी रखनी होंगी। तो इंशाल्लाह ताला जिस तरह से ये अब डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू, उम्मीद है कि सिचुएशन जल्द ही अब काबू में आ जाएगी। ठीक है डॉक्टर साहब, मामला ये है कि तनकीद ये हो रही है कि जिस तरह से हम लोग यक ज़ुबान हो गए, हम लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे थे, चाहे सूबाई हुकूमतें हों, वफाकी हुकूमत हो, मीडिया हो, इंतज़ामिया हो, खा कोई भी हो, कोरोना के लिए एक एमरजेंसी की सी कैफियत अभी भी मौजूद है। अभी भी हम कोशिश करते हैं कि लोगों को एजुकेट करें। डेंगू के हवाले से कोरोना की वजह से हमने काम नहीं किया, स्प्रेज नहीं हुए। अगर हम सूबों के अंदर हालात को देखें, हम खुद शहरी हैं, हमें भी पता है कि स्प्रे नहीं हुआ है, ये कोताहियाँ हुई हैं, और फिर उसका मलबा कोरोना के लिए जी इकदाम कर रहे थे इसलिए हम नहीं कर सके बात की जा रही है। आप इस मौक़िफ़ को कितना दुरुस्त समझती है? ये नाअहली नहीं है?
नहीं देखें जी, ये कोविड का अपना एक तरीकाकार था बचाव का, और ये जो होता है ये लोकल इंतजामिया की जिम्मेदारी होती है कि उन्होंने जनवरी फरवरी से जो है वो लार्वा आइडेंटिफिकेशन शुरू करके उसके बाद जहाँ पर भी वो लार्वा मिलता है उसको तल्फ करना होता है और उन एरियाज में जो है वो स्प्रेस कराने होते हैं। बिल्कुल साल के शुरू में मैं समझती हूँ कि इतनी तेजी से काम नहीं हुआ डेंगू के ऊपर, क्योंकि वो टाइम पीरियड होता है जिस वक्त हमने प्रिवेंटिव मेजर्स लेने होते हैं, और अगर उस वक्त का जो है वो तल्फ हो जाए तो सिचुएशन जो है वो इतनी ज्यादा नहीं बिगड़ती। इस पे काम हुआ भी है, लोकल इंतजामिया मुतहरक भी रही है। यहाँ पर मैं इस्लामाबाद पिंडी की आपको बात बता रही हूँ कि वो लार्वा आइडेंटिफिकेशन भी होती रही है और फ्यूमिगेशंस भी होती रही हैं, पर ऑब्वियसली कि अगर वो उसमें कहीं कोई कमी रह गई थी जिसकी वजह से जो है ये हमने एक सडन जो बर्स्ट था वो देखा डेंगू। मगर अब सिचुएशन इंशाल्लाह ताला काफ़ी बेहतर है। हॉस्पिटल्स में अब काफ़ी बेड्स जो हैं वो, जैसे अभी आप लाहौर की सिचुएशन देखें तो तकरीबन 1/3 बेड जो है वो अब चुके हैं, और दिन ब दिन जो है वो केसेस में नजर आ रही है। अस्पताल में अद्वियात बाकी सहूलियात टेस्ट जो है वो पूरी तरह से जो है वो अवेलेबल है। हुकूमत मैं समझती हूँ कि पूरी कोशिशें कर रही है कि हम इसमें से निकल आए, और इंशाल्लाह ताला अब पॉजिटिव इंडिकेशंस आ रही हैं कि इंशाल्लाह बेहतरी हो गई है सिचुएशन में। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी कहिएगा कि मतलब आम आदमी ये सवाल कर रहे हैं, जिस तरह से कोरोना के लिए एक सेंट्रलाइज प्रोसेस था, बातचीत हो रही थी, वुज़राए आला आते थे, NCOC का प्लेटफॉर्म मौजूद था, क्या डेंगू के हवाले से ऐसा कुछ नहीं हो सकता? क्योंकि लोगों का ख्याल है कि जिस तरह से कोरोना को कंट्रोल करने की कोशिश की गई और सब मिलकर काम कर रहे थे, अगर डेंगू के लिए भी कोशिश की जाए तो शायद हालात मुख्तलिफ हो सकते हैं। जी देखें, बिल्कुल, मगर डेंगू का और कोविड का बड़ा डिफरेंट सा एक सिनेरियो था। कोविड जो है वो ज़ाहिर है एक और किस्म की इन्फेक्शन थी, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन थी, उसमें बाहर से आने वाले ट्रेवलर्स को भी हमने देखना था, वो बाहर से भी आ रहा था, इंटर प्रोविंशियल ट्रेवल की वजह से भी वो फैल रहा था कि प्रोविंसेस को आपस में लिंक रहने की बहुत ज़रूरत थी, टेस्टिंग किट्स की ज़रूरत थी, वैक्सीनेशन की ज़रूरत थी। तो ये सारा तो सेंट्रलाइज सिस्टम के साथ है, क्योंकि जो भी डिसीजंस लेने होते थे ट्रांसपोर्ट के बारे में, मार्केट्स के बारे में, तो वो एक टोटली डिफरेंट उसकी डायनामिक्स थी। ये एक वेक्टर बॉर्न डिजीज है जो कि मच्छरों के जरिए फैलता है, इसको लोकल लेवल के ऊपर ही डील करना होता है। मगर बहरहाल फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस तो हमेशा प्रोवाइड की जाती हैं तरीके से हमने बीमारियों से निपटना है। मगर चूंकि अब ये 18th अमेंडमेंट के बाद हेल्थ इन्वॉल्व सब्जेक्ट है और प्रोविंसेस जो हैं वो पूरी तरह से खुद मुख्तार हैं। कोविड में भी ये कि फेडरल गवर्नमेंट उनको एडवाइस करती थी, मगर डिसीजंस जो थे वो प्रोविंसेस के अपने होते थे। तो ये चूंकि एक वेक्टर डिजीज है, लोकल इसको लोकल तरीके से डील होता है, तो मैं समझती हूँ प्रोविंसेस इसको अच्छी तरह हैंडल कर रही हैं। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर नौशीन अहमद साहिबा, बहुत शुक्रिया। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रही थी। मामला ये है कि सुबह ही टॉपिक है, सूबों को इसके ऊपर बहुत ज़्यादा विजिलेंट होने की ज़रूरत है। फिर लोकल इंतज़ामिया की जिस तरह से डॉक्टर साहबा बात कर रही हैं कि उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इस पर काम करें, और हम शुरू में वैसे सच्ची बात यह है टेम्परेचर गिरने का इंतजार करते रहे, और बात ये हो रही थी कि जी अब ये 14-15 से नीचे आ जाएगा तो खुद ही हालात बेहतर। जब हम बात कर रहे थे, जब भी हमारे कोई गेस्ट वगैरह हम उससे इस टॉपिक से रिलेटेड हम बात करें तो वो यही बात कर रहे थे कि जब टेम्परेचर नीचे आएगा तो फिर खुद ब खुद ही जो है ये मच्छर मर जाएगा। लेकिन हमने क्या इकदाम किए हैं, वो हमें जो हमने स्टेप्स लेने थे हमने वो नहीं ले पाए हैं। लेकिन अब इंडिविजुअली हमारी जिम्मेदारी, क्योंकि हम लोग इस टाइम ये सामना करें, हम रिलैक्स नहीं हो पाए थे कोविड से कि हम लोगों के ऊपर डेंगू का जो है वो एक आ गया, तो उसमें से हमने अपने आप को रिलैक्स करने के लिए करना है कि हम खुद से ही एहतियात करें और अपना ख्याल रखें, और ख़ास तौर पे हम घरों में स्प्रे करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घरों में एहतियात लाज़मी तौर पर इर्द गिर्द में भी हमजा नजर आ रहे हैं, पूरी फैमिलीज को हो रहा है, क्योंकि घर के अंदर है डेंगू मच्छर, तो वो सबको ही काट रहा है। हम एक ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। सिंध हुकूमत की बात करेंगे। बल्दियाती इलेक्शन कराने के हवाले से एक बार फिर जो है यू टर्न उन्होंने लिया और बल्दियाती निज़ाम के हवाले से नए कानून की तैयारी के लिए इलेक्शन कमीशन से मोहलत भी मांग ली गई है। इलेक्शन कमीशन के 2 रुकनी बेंच ने सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक इलेक्शन कमीशन में केस पर समाअत की, और दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिए कि पहले सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ था कि मरदमशुमारी के नताइज की अशात का मसला, और मरदमशुमारी के नताइज की अशात हुए भी
6 माह का वक्त गुजर चुका है। ये हाँ जी, और सिंध हुकूमत ने नया कानून लाने के लिए इलेक्शन कमीशन से अब मोहलत मांगी है, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि हमने चीफ सेक्रेटरी सिंध को तलब किया था, वो पेश नहीं हुए हैं। आपने 1 माह में किया क्या है, क्यों ना तौहीन अदालत का नोटिस। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि अगर आप नया कानून नहीं लाएंगे तो फिर पुराने कानून पर ही हल्का बंदियां कर देंगे। इससे कबल इत्तलात थी कि सिंध हुकूमत ने बल्दियाती इलेक्शन पर आमादगी जाहिर कर दी और इलेक्शन कमीशन को रेवेन्यू जो है हदबंदी नक्शे फराहम करना शुरू भी कर दिए हैं। और उसके अलावा ज़रा ये भी बताया था कि मुजव्वज़ा बल्दियाती कानून में मुंतखब बल्दियाती काउंसिल्स को मज़ीद इख्तियारात भी दिए जाएंगे। हाँ जी, ये सारी सूरत हाल है, इस पर हमने बात करनी है। अमीर जमात इस्लामी कराची नईमुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप साहब, पहले तो चलें मोहलत मांगी जा रही थी कि चलें हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए, मौक़िफ़ उनका कुछ और था, अब मौक़िफ़ बदल गया है। आप क्या समझते हैं, असल मसला है क्या? पहले तो नताइज की इशाअत का मसला था ना, अब क्या मसला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, मसले 2-3 हैं। पहली बात तो ये है कि अगस्त 2019 के बाद से लेकर अब तक तकरीबन 2.25 साल हो गए हैं। ये बल्दियाती इंतखाब ड्यू है और सिंध हुकूमत ये इंतखाब नहीं करवा रही। और इस सिलसिले में उनको ये सहूलत हासिल थी कि चूँकि PTI भी इंतखाबात नहीं करवा रही थी और ये इंतखाब भी ज़बरदस्ती ही हुआ है और उस पर भी वो चाह रहे हैं कि किसी तरह से मुलतवी हो जाए, जो KPK में है। और पंजाब में भी उन्होंने इस तरह का चक्कर चलाया कि बल्दियाती इंतखाब से बच सकें, तो लिहाजा कोई अपोजिशन ही नहीं थी जो इनसे मुतालबा कर सके। और ये टालते रहे और ये बहाना करते रहे कि चूँकि मरदमशुमारी नोटिफाई नहीं हुई है इसलिए हम इंतखाब नहीं करवा सकते। हालांकि सीधा सीधा काम था, जिस तरह कौमी और सूबाई इंतखाबात इसी मरदमशुमारी पे हुए जो नोटिफाई नहीं हुई थी, तो ये जाते और अपोजिशन से बात करते और आइन में एक मरतबा फिर तरमीम करवाते जिस तरह हुई थी, और छोटा सा काम था और ये हो जाता। बहरहाल एक इनके पास जवाब था। जब ये नोटिफाई हो गई मई में, ये सही या गलत वो तो एक अलग मौजू, हम इस पर बात कर चुके हैं कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये गलत मरदमशुमारी है, ठीक है। लेकिन बहरहाल नोटिफाई होने के बाद तो अभी होना चाहिए था ना कि ये कहते हैं कि भाई ठीक है अब हम करा देते हैं, लेकिन ये फिर भी टालते रहे। इलेक्शन कमीशन इनसे पिछले 6 महीने से कह रहा है कि भाई अब आप फौरी तौर पर तमाम काम मुकम्मल करें। इस मरतबा भी ये आए। अव्वल तो चीफ सेक्रेटरी साहब को आना चाहिए था, वो नहीं आ सके, तो उस पर जाहिर है कि जो चूंकि जमात इस्लामी भी इस समात में शरीक थी और ये वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो कराची के तमाम इश्यूज पर, चाहे नेपरा हो तो सिर्फ जमात इस्लामी शरीक होती है, बिजली की कीमत अगर महंगी हो रही हो तो उसको डिफेंड करने के लिए कि ना की जाए, सिर्फ जमात इस्लामी। मैं पूछना चाहता हूं बाकी पार्टियां हैं कहां जो इतनी लफाजियां करते हैं, सियासत करते हैं और नाम नेहाद बातें करते हैं और इतनी मराहत लेते हैं। लेकिन हमने वहां पर जाकर अदालती अहकाम भी मौजूद है, उसके बावजूद हम देखते हैं कि सिंध हुकूमत जो बल्दियाती इंतखाबात कराने पर राजी ही नहीं हो रही। इसकी आपको वजह बेसिक क्या समझ आती है? और दूसरा ये कि इस वक्त कितनी ज्यादा जरूरत है बल्दियाती इंतखाबात करवाने की? देखिए, एक तो ये लोग कराना नहीं चाहते, ये नाम नेहाद जमहूरियत पसंद और जमहूरियत की बातें करने वाली पार्टियां हैं, खासतौर पर पीपल्स पार्टी। इसकी हिस्ट्री है, इसने कभी बल्दियाती इंतखाब ये कराना ही नहीं चाहते। ये जमहूरियत, ये ना तलबा यूनियन के इंतखाबात कराना चाहते हैं जो जमहूरियत की नर्सरी है, और ना ये बल्दियाती इंतखाबात जो कि ग्रास रूट लेवल पर जमहूरियत और लोगों के काम के लिए जरूरी चीज है। लेकिन अब चूंकि मजबूर हैं तो लिहाजा ये बहाने कर। अब 6 महीने में इनको कानून साजी कर लेनी चाहिए थी, 6 महीने में इनको डिलिमिटेशन के लिए नंबर तय कर लेने चाहिए थे। इन्होंने इस काम को नहीं किया और जब 6 नवंबर की डेडलाइन थी तो ये सेक्रेटरी ज़ाहिर लोकल बॉडीज शरीक हुए और उन्होंने माजरत भी की, जिस पर वो बरहम हुई इलेक्शन कमीशन के मेंबरान। बहरहाल जमात इस्लामी ने वहां पर उनके सामने ये मौक़िफ़ पेश किया कि फौरी बल्दियाती इंतखाब होना चाहिए, लाजमी, और इनको भागने न दें आप। लेकिन हमने ये रिक्वेस्ट जरूर की कि ये चाहते हैं कि जब ये काम मुकम्मल नहीं करेंगे तो इलेक्शन कमीशन कहेगा पिछली कानून साजी पर और पिछली डिलिमिटेशन के ऊपर आप इंतखाब करा दीजिए। जो पीपल्स पार्टी चाहती है कि इस तरह से वो जो जाली किस्म का एक्ट बना हुआ है वही मौजूद रहे और उसी तरह से इनका कब्जा मौजूद रहे। हमने इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट की कि आप इनको 15 दिन का वक्त दें ताकि ये एक्ट के अंदर जरूरी वो तब्दीली करें जिससे कराची को या शहरी सिंध को एम्पावर मिले, इख्तियार मिले। इस वक्त उन्होंने सारे इदारे खाए हुए हैं। हमने बिल्कुल अपना मौक़िफ़ पेश किया, उन्होंने कहा ठीक है ये तो कानून साजी का मामला है, लेकिन हमने कहा कि ऐसा बल्दियाती इलेक्शन जिसमें लोगों को इख्तियार ही नहीं है। फिर सबसे अहम बात यह है कि कराची में सिर्फ 209 यूनियन कमेटियां हैं और अदर दिन कराची सिंध में 1300 से ज्यादा यूनियन कमेटियां, यूनियन काउंसिलें हैं। जब 5-5 लाख रुपए अब हर कमेटी को, सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूं, देते हैं तो कराची को मिलते हैं 10 करोड़ और अदर दिन कराची को मिलते हैं 65 करोड़ माहाना। तो हम कहते हैं उनको आप 65 अरब रुपए दे दें, लेकिन कराची को कराची का हिस्सा दें
तो ये जो तरीका है, हमने कहा है कि हल्का बंदियां पैरिटी के उसूल के मुताबिक होनी चाहिए, आबादी के उसूल के मुताबिक, कि 10 से 15 हज़ार पर अगर यूनियन काउंसिल अंदरूनी सिंध में है तो कराची में भी 10 से 15 हज़ार होनी चाहिए, बल्कि तमाम शहरों में एक ही उसूल होना चाहिए, चाहे वो सिंधी बोलने वाले हों या उर्दू बोलने वाले हों। इसलिए हम ये समझते हैं कि ये पीपल्स पार्टी लिसानियत और तासुब में सिंध को तकसीम करती है। इनको एक उसूल बनाना चाहिए। अच्छा, अब बात यह है कि बल्दियाती इंतखाब, आपने जो सवाल किया क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि बेड़ा गर्क हुआ है सब पूरे शहर का, तबाह हुआ है। सारे वाटर एंड सीवरेज बोर्ड पीपल्स पार्टी ने कब्जा किया हुआ है, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कब्जा किया हुआ है, कराची मास्टर प्लान कब्जा किया हुआ है, एलडीए एमडीए सारे इदारों पे कब्जा किया हुआ है। कौन सा इदारा है फिर जो अब तो जो हेल्थ के जो अब्बासी शहीद और केएमडीसी और ये जो दिल का अस्पताल है 16 नंबर का जो नेमतुल्ला खान ने बनाया था, इस पर भी पीपल्स पार्टी कब्जा कर रही है और लिसानियत की और तासुब की और सियासत की बुनियाद पर भर्तियां कर रहे हैं। आप बताएं, ना हमें मुलाजमत मिले, ना मेरिट पे कोई काम हो, और सारे इदारों ठीक है। आप सब ये बता दीजिएगा, क्या इन सारे हालात के अंदर आपको बल्दियाती इंतखाबात होते हुए नजर आ रहे हैं, और अगर होते हुए नजर आ रहे हैं कितने अरसे में आपको लग रहा है कि हो जाएंगे? अगर आप पीपल्स पार्टी के लोगों से पूछेंगे तो ये तो चाहते ही नहीं है कराएं, ना पीटीआई चाहती है, ना पीपल्स पार्टी, कोई भी नहीं चाहता। लेकिन अगर जाहिर अब ये फंस गए, अब इनको इलेक्शन कमीशन के सामने जवाब देना है। मेरी हमने बाद में चीफ जस्टिस साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी अलग मुलाकात की है और उनसे बहुत रिक्वेस्ट की है कि आप जो है इसमें जो है वो इसको इंश्योर करें कि यहां पर लोगों के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए और कानून साजी करके ये फौरन लेकर आए और 15 दिन का इनको वक्त दें, इनको भागने नहीं दें, और इनसे ऐसे नंबर लें जिसमें यूनियन कमेटियों की तादाद और काम करने में सहूलत के एतबार से कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, जैकबाबाद, शिकारपुर, इन सब शहरों को अहमियत मिले, कराची को मेगा सिटी गवर्नमेंट मिले। बहरहाल इलेक्शन कमीशन का जो अपना दायरा है वो इस दायरे में इनको बात कर सकते हैं, लेकिन अगर इन्होंने ये काम नहीं किया तो पीपल्स पार्टी ये न समझे कि ये इस तरह डिलेइंग टैक्टिक्स करके अपनी मर्जी का एक्ट निकाल दें और अपनी मर्जी से डिलिमिटेशन करवा लें। जमात इस्लामी सड़कों पे भी एहतजाज करेगी, असेंबली पे भी करेगी, मैंने वहां पर प्रेस में भी ये बात कही है, और हम कानूनी जराए भी इख्तियार करेंगे। जब हम इलेक्शन कमीशन में, हमारी संजीदगी है कि हम इलेक्शन कमीशन में, पाकिस्तान की वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो लोकल बॉडीज पर इलेक्शन कमीशन में हेयरिंग में शामिल है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हमने खत लिखा, उन्होंने इसको कहा कि आप समात के लिए आ जाएं। तो हम तो इस तरह सीरियस तरीके से कराची को ले रहे हैं। मैं तो ये भी पूछना चाहता हूं बाकी पॉलिटिकल पार्टी से कि वो क्यों कराची के नाम पर सिर्फ जुबानी सियासत करते हैं और प्रैक्टिकली ना नेपरा में जाते हैं, के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नहीं जाते, इसी तरह पानी के इश्यूज पर जेन्युइन काम नहीं करते, और अब आप जो है वो इलेक्शन कमीशन में भी नहीं जाते। अच्छा ठीक है, आप समझते हैं कि जमात इस्लामी अकेली इस पोजीशन में है कि वो सड़कों पर आएगी जिससे सिंध हुकूमत को कोई फर्क भी पड़ेगा? कोई आप तहरीक चला सकते हैं? बिल्कुल चला सकते हैं। आप देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी में ये सलाहियत मौजूद है कि वो तहरीक बना भी सकती है, तहरीक चला भी सकती है और अपने मुतालबात के लिए आवाम को साथ मिला भी सकती है। आप देखते हैं ग्रास रूट लेवल पर हमारी अब ये तहरीक चल रही है, कभी हम मलीर, कभी नाज़माबाद, कभी नॉर्थ नाज़माबाद, कभी बल्दिया, अब सब लोगों में आम लोग उठना शुरू हो गए हैं। टाइम लगता है, लेकिन हम अब इन लोग कहते हैं आप पार्टियों के साथ, इन पार्टियों से मिलें जो बेच देते हैं हमारा मैंडेट, तो इससे तो हमारा मैसेज ही कंफ्यूज हो जाएगा। हम अवाम के साथ मिल रहे हैं और पार्टी के संजीदा वर्कर्स के साथ मिल रहे हैं। तमाम पार्टियां, चाहे एमक्यूएम हो, पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, कोई भी हो, इनका संजीदा वर्कर अब जमात की तरफ ही देख रहा है। कराची में मैं समझता हूं कि अब जमात इस्लामी अब इन सारे संजीदा वर्कर्स की भी पार्टी है। हम सबके लिए दिल खोलकर खड़े बैठे हुए हैं और सबको वेलकम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, आप साहब बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। हम चीज़ ये है कि जिस वक्त मतलब समझ नहीं आती, आप 18वीं तरमीम का इतना क्रेडिट भी ले रहे हैं, फिर निचली सतह पर आप इख्तियारात मुंतकिल करने को तैयार नहीं है, और किसी सूबे में आप दिल से कोई हुकूमत जो है, कोई पार्टी की बात कर लें जिसकी भी हुकूमत होती है, वो नहीं चाह रहा होता कि किसी तरह बल्दियाती इंतखाबात हो जाएं। पहले भी हुए थे तो अदालत के हुक्म के ऊपर हुए थे, अभी भी हालात यही हैं कि हर सूबे के अंदर हम डिलेइंग टैक्टिक्स ही देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन जब तक इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल नहीं होंगे तब तक जो आम जो आदमी है उसका मसला हल नहीं होगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि होना चाहिए। खैर, हम आपको ज़िला शिगर में वाक़या मशहूर तफरीही मकाम होशोपी गार्डन की भी सैर कराते हैं और वहाँ पर मज़ेदार लाल लाल सेब की जो फसल है वो तैयार हो गई है, वो भी दिखाएंगे। अच्छा, मुख्तलिफ इक़साम के सेब हैं जो नेशनल मार्केट में भी फ़रोख्त किए जा रहे हैं। अब तफसीलात हमने जाननी है। हमारे नुमाइंदा रजब कमर जो इस वक्त होशोपी बाग में डिप्टी डायरेक्टर महकमा ज़राअत शिगर मोहम्मद रज़ा साहब के हमरा मौजूद हैं। जी बताइएगा इस वक्त हमें कि रजब, सेब की फसल कैसी हुई है, कितनी इक़साम के सेब यहाँ पर पाए जाते हैं?
जी बिल्कुल, इसमें ज़िला शिगर के मशहूर तफरीही मुकाम हशुपी गार्डन में मौजूद हूँ। हशुपी गार्डन जो है मुख्तलिफ़ अनवा व अक़साम के फलों के लिए जो है वो मशहूर है। इस वक्त यहाँ पर सेब के मुख्तलिफ़ फल जो है वो तैयार होकर मुल्क के मुख्तलिफ़ मार्केट्स में जो है वो भेजा जा रहा है। यहाँ पर सेब के कितने वैरायटीज़ हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर महकमा ज़राअत शिगर मोहम्मद रज़ा साहब। रज़ा साहब बताएगा कि सेब का फल आप मंडी तक इस वक्त बेच रहे हैं, इसके कितने वैरायटीज़ है और इसकी प्राइस क्या है? हशीपी में तकरीबन 8-10 अक़साम के सेब हैं। ज़्यादातर 5 स्टार है, गोल्डन है, क्रिस्पन है, कालाकुलू है, अमरी है, ये सारा मौजूद है। रेड डिलीशियस है। तो ये अभी हमारे यहाँ से डॉन सिटीज़ में जा रहे हैं। इस साल हमारा सबसे अच्छा पैदावार हुई और अच्छा रेट भी मिले हैं। तो ये इसके अलावा भी हमारे पास चेरी है, खुबानी है, उसके भी तकरीबन खुबानी के 25-30 अक़साम हैं। चेरी के भी 8-10 अक़साम हैं और नाशपाती हैं। यहाँ से हम आवाम को फल फ्रूट फीड कर रहे हैं। उसके अलावा डॉन सिटीज़ में भी जा रहे हैं। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि मुख्तलिफ़ अनवा व अक़साम के सेब जो है इस वक्त तैयार होकर नेशनल मार्केट तक जो है वो लेके जा रहे हैं। मोहम्मद रज़ा साहब का ये भी कहना है कि यहाँ पर किसानों की ज़रूरियात और दूसरे जो मार्केट ज़रूरियात के मुताबिक जो है वो सेब जो है इस वक्त सप्लाई की जा रही है। जी ठीक है रजब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें आगाह भी कर रहे थे। और सेब जो मतलब मुख्तलिफ, इकरा यही कह रही थी कि लाल लाल सेब की हम बात कर रहे हैं तो मुख्तलिफ इकसाम के सेब हैं, तो यहाँ पे मुख्तलिफ इकसाम के सेब हैं और बेहतर जो है फसल होनी भी चाहिए है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सेब तो आपने रोज़ाना एक खाना ही खाना है। अच्छा, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसके ऊपर है ना, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। तो वो ये उसी वजह से है कि जो सेब है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी सेहत के लिए। तो एक सेब जो है वो रोज़ का खा लेना चाहिए, बेहतर होता है। खैर, अब हम आगे बढ़ेंगे। और पाकिस्तान का बजट क्योंकि मुसलसल खसारे में चलता आ रहा है और जिसका सादा सा मतलब ये होता है कि जी हमारी आमदनी जो है वो हमारे अखराजात का साथ नहीं दे रही है, जिसकी वजह से हमारे मौशरी जो मामलात हैं वो बिगड़ते ही चले जा रहे हैं। सर, हम माली साल 2021-22 की पहली सहमाही की बात कर लेते हैं तो इस दौरान मुल्क का जो बजट खसारा है वो 438 अरब रुपए रहने का इंकशाफ हुआ है और जबकि जुलाई से सितंबर के दौरान हुकूमती आमदनी 1808 अरब रही है। बिल्कुल, वजारत ख़जाना की तरफ से जारी करदा रवा माली साल जुलाई से सितंबर की मालियाती रिपोर्ट में बताया गया कि FBR ने पहली तिमाही के दौरान 1397 अरब के महसूलात जमा किए और पहली तिमाही के दौरान नॉन टैक्स आमदन 275 अरब रुपए रही, जबकि जुलाई से सितंबर तक मजमूई अखराजात 2247 अरब रुपए रहे हैं। हाँ जी, और जुलाई से सितंबर तक जो है 622 अरब रुपए सूद की अदायगियों पर खर्च हुए हैं और रिपोर्ट के मुताबिक पहली सहमाही में फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में तकरीबन 70 अरब जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं, जबकि रवा माली साल पहली सहमाही के दौरान 807 अरब सूबों को तकसीम भी किए गए हैं। अब ये सारी सूरत हाल है, हमने बात करनी है मारूफ माहिर मईशत डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, ये पहले तो बताएं कि बजट खसारा होता क्या है, ये हमें समझाइएगा, क्योंकि काफ़ी अशारिये हैं जो गुज़श्ता हुकूमतों के अदवार में और होते थे लेकिन PTI गवर्नमेंट में वो कुछ बदल गए हैं, उनकी डेफिनेशंस भी बदल गई हैं। तो ज़रा ये हमें पहले समझा दीजिए, ये बजट खसारा होता क्या है? देखिए, बुनियादी तौर पे बजट खसारा हमें जब भी जून में हमारे वज़ीर ख़जाना साहब खड़े होते हैं नेशनल असेंबली के फ्लोर पे, तो वो हमें दो चीज़ें बताते हैं। वो हमें बताते हैं कि अगले 12 महीनों में उनकी तवक्को क्या है कि हुकूमत की आमदन कितनी होगी। डिफरेंट सोर्सेज हैं आमदन के, सबसे बड़ा सोर्स जो है वो टैक्स का सोर्स है, और उसी 12 महीने के दौरानिए में हुकूमत के अखराजात क्या होंगे। ठीक है, हमें जो में बताया गया, इसी साल बताया गया था कि हुकूमत की जो टोटल आमदन है वो तकरीबन 4,500 अरब की होगी, और साथ ही बताया गया कि हुकूमत के अखराजात जो हैं वो तकरीबन 8-8,500 अरब के होंगे। ठीक है, तो अखराजात ज़्यादा हैं, आमदन कम है, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा बजटरी खसारा है। तो आप सोच, जून के महीने में बता दिया गया था कि तकरीबन 4 से 4,500 अरब हुकूमत की तवक्को है, एक्सपेक्ट कर रही है कि उनका बजटरी खर्च। ठीक है, फारूक साहब ये भी बताइएगा कि जो रिपोर्ट है माली साल जुलाई से सितंबर की, इसके मुताबिक 3 माह के दौरान तिजारती खसारा 438 अरब रुपया रहा है और इसके अलावा 438 अरब रुपए कर्ज भी लिया गया। ये सूरत हाल किस कदर ख़तरनाक और इसका करंट अकाउंट और मईशत पर क्या असर पड़ेगा फिर? अच्छा, दो सवाल छुपे हुए हैं आपके जुमले के अंदर। प्रॉब्लम दो डिफरेंट खसारे आ रहे हैं हमारे सामने। एक
आपने किया बजटरी खसारा, और दूसरा खसारा है तिजारती खसारा। तो इसको हम लोग कहते हैं ट्विन डेफिसिट्स, यानी कि जुड़वा खसारे आ रहे हैं। तो हमारी मैशियत को ये कि दो तरफ से दो धारी तलवार समझ लीजिए, एक बजट का खसारा जिक्र कर लिया और दूसरा तिजारती खसारा। अब हुकूमत कार क्या होते हैं इन खसारों को पुर करने के लिए? देखिए, हमारी हुकूमत जो तरीका कार इस्तेमाल कर रही है वो है कर्जा जात का तरीका कार। आपने खसारा कर रहे हैं तो आप मजीद कर्जे ले लें और उस खसारे को पुर कर दें। तिजारती खसारा आ रहा है, तिजारती खसारा डॉलर्स में होता है क्योंकि हम डॉलर्स में इंपोर्ट करते हैं, डॉलर्स में एक्सपोर्ट करते हैं। तिजारती खसारा आ रहा है तो उसका कुछ मुल्क जो है वो तरीका कार इस्तेमाल करते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट खींच लाते हैं। ये जिसका मतलब ये है कि बैरूनी से इन्वेस्टमेंट आ जाती है और कर्जा नहीं होता, इन्वेस्टमेंट आ जाती है तो तिजारती खसारा जो वो पुर हो जाता है। हमें एक बहुत मदद मिलती है रिमिटेंसेस से। हमारे जो 80-90 बाहर काम करते हैं वो तकरीबन अरब डॉलर अब सालाना पाकिस्तान वापस भेज रहे हैं। एक्सपोर्ट हो नहीं रही, 2013 के लेवल पे कहीं मुंजमद है। 2013 में हमने 30-31 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट कर दी थी और अब फिर हम 8-9 सालों के बाद उसी लेवल पे पहुंचे हैं। तो मदद हमारी हो रही है इसके हवाले से। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि तिजारती खसारा, मेरा जो ज़ाती तखमीना है वो तकरीबन 40 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है इस साल। तो आप 4,500 अरब का खसारा हमारा हो रहा है बजट के हवाले से और तकरीबन अरब डॉलर का खसारा होगा तिजारत के हवाले से, और ये सारे खसारों को पुर करने के लिए हुकूमत कर्जा जात लेगी। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि चलें ये तो आपने प्रेडिक्ट किया कि इतना हमारा जो है खसारा हो रहा होगा, लेकिन अभी वक्त भी है, क्या कुछ पॉलिसीज़ तब्दील करके इसको कम किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है? गवर्नमेंट को आप क्या तजवीज़ देंगे कि गवर्नमेंट को अब करना क्या चाहिए? हालात तो मुश्किल हैं ही। आपने ये अच्छा सवाल उठाया है कि जो हो रहा है वो तो हो रहा है, लेकिन इसको दुरुस्त कैसे करना है, तजवीज़ात क्या, रिकमेंडेशंस क्या बनती हैं, सिफारिशात क्या बनती हैं। एक तो मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त हुकूमत जो है वो फोकस गलत कर रही है। हमारी हुकूमत का फोकस इस वक्त ये है कि किसी तरह इंपोर्ट्स जो आ रही हैं उनको कम किया जाए और उसके नतीजे में खसारा कम किया जाए। मैं ये समझता हूँ कि इंपोर्ट्स कम करना बड़ा ही मुश्किल होगा और उसकी वजह ये है कि हमारी जो ज़्यादातर इंपोर्ट्स हैं वो ज़रूरी अशिया की इंपोर्ट्स हैं। ठीक है, हम कोई 20 तेल इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर तेल इंपोर्ट नहीं करेंगे तो आप अपने स्टूडियो कैसे पहुंचेंगे, मैं अपने दफ्तर कैसे जाऊंगा। फिर साथ ही डीजल, हम कोयला इंपोर्ट कर रहे हैं कि 2-2.5 बिलियन 3 बिलियन डॉलर, अगर कोयला इंपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारे बिजली घर कैसे चलेंगे। फिर हमारे पास गैस की असद शॉर्टेज है, इंपोर्ट करते हैं, अगर एलपीजी इंपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर दोबारा से वो हमारे बिजली घरों में भी जा रही है, आपके मेरे घर में चूल्हा भी जल रहा है। तो ये एसेंशियल आइटम्स हैं, ये कम पाएंगे। इसी तरह इस साल आप देखिए कि चीनी इंपोर्ट हुई है, गंदम भी इंपोर्ट हुई है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि हमें फोकस करना होगा कि किसी तरीके से एक्सपोर्ट्स बढ़ाई जाए, क्योंकि इंपोर्ट तो कम समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा हद तक कर सकेंगे। फोकस हमारा इंपोर्ट्स पे रहता है, फोकस मेरे नज़रिए में होना चाहिए कि एक्सपोर्ट्स को किस तरह बढ़ाया जाए और बैरूनी जो ज़राए हैं, बैरूनी सरमायाकारों को किस तरह सहूलतकारी का एक अमल हुकूमत जो है वो शुरू करे ताकि हम कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है उसको अट्रैक्ट कर सकें। ठीक है, अच्छा फ़ारूक सलीम साहब, ये भी बताइएगा कि जो गवर्नमेंट एक दावा भी कर रही है, इसमें आपको कोई वजन लगता है कि वो कहते हैं कि एक्सपोर्ट के लिए जो मशीनरी है वो हम दरामद करें, इस वजह से जो तिजारती खसारा है वो बढ़ रहा है? देखिए, ये अगर आपको याद हो एग्जैक्टली यही जुमला जो है ये PMLN भी इस्तेमाल किया करती थी जब हमारा तिजारती खसारा, करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत तेजी से बढ़ गया। उस वक्त भी हमें कहा गया था कि मशीनरी आ रही है, अब बस 1-2 साल इंतजार कर लें, ये मशीनरी लग जाएगी और फिर हम एक्सपोर्ट शुरू कर देंगे। और वो जैसे आपको बताया कि 2013 का जो माली साल था उसमें हमने 31 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट की थी, पर अब हम 8-9 सालों के बाद फिर उसी लेवल पे जाके पहुंचे हैं। बावजूद इसके कि आप सोचिए कि हमने रुपए को इतनी बुरी तरह डिप्रिशिएट किया है, यानी कि 2018 में 2013-14 में अगर आप याद करें तो मेरे ख्याल 80-82 रुपए का डॉलर था और आज 170 चल रहा है। तो इतनी डिप्रिशिएशन के बाद भी हम एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा पाए,
ये है असल सवाल कि इसको वेयर डिड वी गो रॉन्ग। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर, ये भी बता दीजिएगा कि ये जो हमें मदद मिल रही होती है, दोस्त ममालिक, बरादर ममालिक हमारी मदद कर रहे होते हैं, $3 अरब जिस तरह से सऊदी अरब से आए, हमने काफ़ी उसको मतलब कि उसका जश्न भी मनाया, हम एक दूसरे को मुबारकबाद भी दे रहे थे, उसका फ़ायदा कितना होता है मईशत को? देखिए, ये जो 2 खसारों की हमने बात की, ये आप समझिए कि इंसान की बॉडी से खून निकल रहा है। ठीक है। आप समझिए बहुत मेजर सारी कोई ड्रग जो है उसमें ब्लीडिंग हो रही है। अब हम उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए फोकस नहीं करते हैं, हम चले जाते हैं सऊदी अरेबिया के पास, भाई हमें $3 बिलियन का कर्जा दे दें। तो आप समझिए कि उस जख्म के ऊपर हमने एक बैंडेड लगा दिया। ठीक है। हम इलाज नहीं कर रहे हैं, हम उसके जो सिम्टम्स हैं उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि जो बीमारी है, बीमारी का इलाज नहीं हो रहा, बीमारी के सिम्टम्स सामने आ रहे थे, उसको दबाने की कोशिश हो रही है। ठीक है, उसको डिले किया जा रहा है, मतलब कि अल्टीमेटली हमारी बीमारी का कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, लेकिन वक्ती तौर पर थोड़ा बहुत जो है हम अपनी बॉडी को रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सुबह सवेरे पाकिस्तान बात कर रहे थे, तो ये सारी सूरत हाल है मईशत की, मुआशी अशारिये गवर्नमेंट के लिहाज से देखे जाएँ तो वो कहते हैं महंगाई के अलावा तमाम अशारिये जो हैं वो बिल्कुल दुरुस्त समत में जा रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब खुद ये फरमा रहे हैं कि 5 साल बाद आपने देखना है कि हमने आखिरकार किया क्या है, लेकिन अभी तक अगर क्वेश्चन किया जाए तो माजी की हुकूमतों के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है अपनी कारकर्दगी के बजाय जो है कि जी कि उन्होंने ये किया। हम तो यही उम्मीद करते हैं जी तमाम अशारिये बहुत अच्छे हो जाएं, बहुत मुस्बत हो जाएं, आम आदमी की ज़िंदगी जी बेहतर हो। बिल्कुल, आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर हो, वाकई जो अशारिये मुस्बत तरफ जा रहे हो। खैर, हमें यहाँ पे ब्रेक लेनी है, वापस आते एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। अब हम एक ऐसी नफसियाती बीमारी का जिक्र करेंगे, पैरानोया, जो कि बहुत ज़्यादा आम भी होती जा रही है लेकिन लोगों को पता ही नहीं लग रहा होता, जिसमें किसी शख्स को कसरत से ये महसूस होने लगता है कि हर कोई उसके खिलाफ सियासत कर रहा है, उसे अपने मतलब गिरोह, खेल, मंसूबे या फिर नौकरी से बाहर करना चाहता है। उसे लग रहा होता है कि मतलब हर कोई उसी को बस सियासत का किसी कह लें कि आप पॉलिटिक्स का हिस्सा बना रहे हैं, या वो जो है उसको आप कह रहे हैं कि साइड पे कर रहे हैं, वो अपने आप को हर टाइम ये फील कर रहा है। बहुत सारे मर्द सोच रहे होंगे कि उनकी जो बीवी है वो ऐसा कर रही है। नहीं, ये हम बिल्कुल ऐसे बात नहीं कर रहे हैं, ये एक संजीदा मसला है। मसला ये है कि आपको ये लगता है कि ये सब मुझे ही देख रहे हैं, आपको ये लगता है कि ये सब मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि जी कि मेरे बारे में ही कोई सोच है, आप गुजर रहे हैं और 2 शख्स आपस में बात करके हंस रहे हैं तो आपको लगता है कि जी कि ये मेरी वजह से हंस रहे हैं। फिर मुझे तो सच्चा प्यार ही नहीं मिला, ये जो जुमला है ना, ये पूरा बैठ रहा होता है अब तक नहीं कि मुझे तो पता नहीं क्या हो गया, मेरे साथ तो ज्यादती होती रहती है। आप सारे चाहते हैं कि जी कि मैं इस घर से निकल जाऊं, आप सारे चाहते हैं कि मैं इस ऑफिस से निकल जाऊं, आप सारे चाहते हैं कि मैं कामयाब ना हूं। तो ये एक बीमारी है और इसका इलाज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इर्द गिर्द के लोगों को भी इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना होगा, उन लोगों को जो लोग इस तरह का मतलब वो रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मिजाज में अचानक तब्दीली या मूड का गैर मुस्तहकम रहना भी अगर हम देखें तो ये नफसियाती मसाइल के अंदर ही आ रहा होता है कि उनकी बड़ी निशानियों में से एक भी है कि एक इंसान कहता है कि वो अकेला रहना पसंद करता है, फिर उसको हर टाइम वो एक दूसरे को इसी चीज़ के अंदर गुम होता है कि शायद हर कोई मुझे ही निशाना बना रहा है किसी न किसी चीज़ में। तो ये सारी चीज़ों को और सारी जो सिम्टम्स हैं ये नफसियाती बीमारी के अंदर आते हैं और इसको हैंडल करना भी जो उसके इर्द गिर्द के लोग हैं उनका भी बहुत ज़्यादा इसमें किरदार होता है। तो हमारे साथ माहिर नफसियात मैरी परवेज़ मौजूद है, उनते हैं कि हमने करना क्या है अगर हम कैसे है इस मसले के अंदर जो हैं घिरे हुए हैं या कोई हमारे आसपास से इसमें घिरा हुआ है, तो क्या ये बात समझाई जा सकती है और फिर क्या करना है। मैरी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैरी, कितना संजीदा मसला है ये। हम देखते हैं कि कभी कभी तो शायद हर शख्स को लगता है कि मेरे बारे में कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही है इस वक्त, लेकिन कभी कभी लगना और हर वक्त लगना, इसको हम कह सकते हैं कि एक चीज़ डिसऑर्डर है और एक चीज़ नॉर्मल है, इंसानी फितरत भी तो है ना। तकरीबन 4% ऑफ योर पॉपुलेशन
इस पर्सनालिटी डिसऑर्डर में मुब्तला है। 4% ऑफ द पॉपुलेशन का मतलब ये दैट इट कुड बी समबडी दैट वी नो ऑल्सो, कुड बी, ठीक है। इसको हम अपना जो डायग्नोस्टिक मैनुअल है उसके अंदर हम इसको क्लस्टर ए या एसेंट्रिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के अंदर ये फॉल करता है, जिसको आप PPD या पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं। पैरानोया इटसेल्फ इज़ ये कैफियत है, जैसे आपने पूरा एक्सप्लेन किया अभी, जिसके अंदर बंदा बहुत शकी और वहमी हो जाता है कि कोई मेरे ख़िलाफ़ है। लोग अक्सर इसको कंफ्यूज करते हैं विद डिल्यूजनल डिसऑर्डर्स एंड स्किज़ोफ्रेनिया। जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम बात की हुई स्किज़ोफ्रेनिया की, जैसे आपको डिल्यूजन होता है कि शायद मुझे कोई मारने वाला है या कुछ ऐसा, कंफ्यूज करते हैं। लेकिन पर्सनालिटी डिसऑर्डर का इन इटसेल्फ इंडिपेंडेंट टेस्ट्स होते हैं, जिसके अंदर आप इसको डायग्नोज कर सकते हैं कि ये PPD है, स्किज़ोफ्रेनिया है या डिल्यूजनल डिसऑर्डर है। क्योंकि हर किसी के, लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ़ देयर आर 6 सिम्टम्स, तो उसमें से कोई 1-2 मैच कर सकता है, लेकिन डायग्नोस्टिक मैनुअल आपको ये बताता है कि अगर लेट्स से ये 6 सिम्टम्स है, ये मैच करेंगे तो ये है, ये करेगा तो ये फलाना डिसऑर्डर है। तो इसलिए सुनने वाले को, लेमैन पर्सन को लग सकता है कि ये कन्फ्यूजिंग है, बट व्हेन यू लुक एट बाय द बुक तो फिर आपको समझ आ जाती है कि इसका क्या होगा। अब इसके कॉजेज़ क्या हैं? कॉजेज़ ऑनेस्टली स्पीकिंग इज स्टिल काइंड ऑफ अननोन टू द एक्सटेंट कि ये जेनेटिक भी है और दूसरा ये साइकोलॉजिकल भी है। साइकोलॉजिकल कैसे है कि अगर किसी का कोई ट्रॉमा हुआ है बचपन में और आपको, लेट्स से फॉर एग्जांपल चाइल्ड अब्यूज़ है, चाइल्ड अब्यूज़ केसेस के अंदर आप काफ़ी देखते हैं कि आपके घर में से ही कोई होता है जो बच्चे को अब्यूज़ कर रहा है, चाहे वो फिजिकल है, सेक्सुअल है, इमोशनल है। बच्चे का मिसट्रस्ट जो है वो पैदा हो जाता है घर वालों से लेकर बाहर दुनिया तक, कि अगर घर वाला कोई ऐसा कर सकता है जिसको उसने ट्रस्ट किया तो बाहर वाला तो और भी बुरा उसके साथ कर सकता है। तो ये साइकोलॉजिकल साइड होगी। जेनेटिकली ये हम देखते हैं कि रिसर्च हमें ये बताती है कि आपके अगर रिलेटिव्स के अंदर किसी को स्किज़ोफ्रेनिया, डिल्यूजनल डिसऑर्डर या पर्सनालिटी डिसऑर्डर है तो इट्स लाइकली कि आपको भी PPD हो सकता है या कोई ऐसी साइकोलॉजिकल इलनेस हो सकती है। सिम्टम्स आपने जो एक्सप्लेन किए है उसके अंदर एक जो मेरा ख्याल है कि बहुत कॉमन, और हम अपने कॉमन रवैयों में भी लोगों के देखते हैं कि हमें बस ऐसे हम विक्टिम बने होते हैं, मजलूम बने होते हैं कि जैसे हर कोई हमारे ख़िलाफ़ है, और गुजरते हुए भी बस ऐसे कि जी किसी की अगर नॉर्मल कैजुअल कॉन्वर्सेशन भी है तो उसमें से भी कोई नुक्ता निकाल लेना है कि नहीं इसने तो ये कहा तो इसका हिडन मीनिंग है कोई। तो ये अलार्मिंग चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो PPD है वो बाकी डिसऑर्डर से थोड़ा डिफरेंशिएट करता है। अब ये आपके रिलेशनशिप्स को ऑब्वियसली अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि आप अगर हर वक्त एक शक शुबे के अंदर है कि ये बंदा भी मेरे ख़िलाफ़ है, ये भी ख़िलाफ़ है, स्पेशली आपका पार्टनर बहुत सफ़र करता है, आपके बच्चे बहुत सफ़र करते हैं। आई थिंक कि अभी ये बात करते हुए ऑडियंस भी और आप लोग भी इमेजिन कर सकते होंगे कि थिंक ऑफ अ पेरेंट जो अपने बच्चे के पीछे पड़ा होता है हर वक्त कि इसने लाजमी, इसने ये जो चीज़ इधर की इधर हुई है इसने चोरी कर लिया, ये अगर खाना यहाँ पर नहीं पड़ा हुआ तो ज़रूर इसी ने ही खा लिया। मतलब इस तरह की चीज़ें जो कि बहुत टॉक्सिक हो सकती हैं नॉर्मल ज़िंदगी में। अगर हम देखें तो अगर 1 दफ़ा 2 दफ़ा कोई ऐसी चीज़ हो जाए तो इट्स इग्नोरेबल, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, बार-बार इग्नोर तो नहीं कर सकते। मेरी इसके अंदर पार्टनर्स की अगर हम बात कर लें, एक दूसरे का मोबाइल चेक करना और ज़्यादा चेक करना, एक उसको बता दें कि क्या वो भी इसी में आएगा, और दूसरा बार बार क्वेश्चन करना, तुम कहाँ थे या तुम कहाँ थी, तुम किससे बात कर रहे हो या तुम किससे बात कर रही हो, दोनों साइड्स के ऊपर, क्या ये भी इसी के अंदर आएगा? हाँ, अगेन ये फिर थोड़ा सा ना कोमॉर्बिड करता है या रिलेट करता है स्किज़ोफ्रेनिया के एक डिल्यूजन के साथ, जिसको आप जेलेसी का डिल्यूजन कहते हैं, कि आपको ये लगता है कि मेरा जो पार्टनर है वो मेरे पे चीट कर रहा है, ठीक है। और अब ये PPD के अंदर क्योंकि आपको शक है ऑल द टाइम और आप किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, आप ग्रजेस रखना स्टार्ट कर देते हैं। अ लॉट ऑफ दीज पीपल ये ऐसे भी करेंगे कि आप उनको कोई चीज़ पता चल गई है, दिल काइंड ऑफ कीप क्वाइट, 2 टाइप होगी, या तो एकदम से कन्फ्रंट करेंगे और एक केओस होगा, और दूसरा ये है कि आप देख रहे होंगे और आप मीठा ऑब्जर्वेशन हो रही होगी और उसके बाद आप आगे से अटैक करेंगे कि भाई मेरे पास तो ये एविडेंस है, एंड दैट कैन स्पॉइल रूइन अ रिलेशनशिप। लेकिन इसके अंदर फ़िक्र की बात हमारे पास ना, ये डिसऑर्डर जिसको है उससे ज़्यादा उनके लिए है जो कि विक्टिम बन रहे हैं उस डिसऑर्डर के, क्योंकि उनको नहीं पता, अवेयर नहीं है इस बात से। उसके अलावा अगर अवेयरनेस हो भी जाए, ये इस तरह का जो बंदा है मानने को तैयार नहीं, दैट्स व्हाट आई वाज अबाउट टू से, कि वो मानने को तैयार नहीं, क्योंकि उनको ये लगता है ऑलरेडी, उनको ये लगता है कि लोग उनके खिलाफ हैं। तो अगर उनको ये कह दिया कि भाई आपको कोई मसला है, तो फिर तो वो कहेंगे कि भाई देखा मैंने कहा था, मेरी अब इसका हल क्या है, फिर इसका कोई इलाज भी तो होगा। अच्छा,
नॉर्मली इसके लिए मेडिकेशन नहीं दी जाती है क्योंकि ये कोई ऐसा ट्रीटमेंट है या ऐसा डिसऑर्डर है ये जिसके लिए साइकोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। साइकोथेरेपी क्यों करते हैं आप उनको लॉजिकल रीजंस देते हैं कि आपको जो ये शक हो रहा है इसका क्या एविडेंस है आपके पास। जब एविडेंस नहीं निकलता तो फिर दे क्वेश्चन देयर लॉजिक कि ओ वाकई में इसका तो कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। सो आपको बहुत इंटेंसिव साइकोथेरेपी करनी पड़ती है। CBT का इसमें बहुत बड़ा रोल है जिसमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी करके उनकी हर थॉट को आप चैलेंज करेंगे। REBT रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी, रैशनल मतलब लॉजिकल, तो लॉजिकल रीजनिंग उनको देंगे कि भाई ये आपका सोच थी, आपने उसके बाद ये बिहेवियर किया, अगर आप इसको रैशनली सोचें तो फिर इसका क्या आपकी सोच और बिहेवियर पे असर होगा। सो यू टेल देम एंड गाइड देम इन द डायरेक्शन कि उनको ऑटोमेटिकली खुद ये नज़र आना शुरू हो जाता है कि मेरी जो सोच है वो इरेशनल इलॉजिकल है और रैशनल कहाँ पर लेकिन आएगा। ये बात आप तो नहीं समझा सकेंगे उनको, क्योंकि उनको तो ये लगेगा कि जी कि ये तो मेरे खिलाफ है इसलिए ये बात कर रहे हैं। तो उसके लिए किस शख्स का इंतखाब किया जाए कि वो उनको समझाए, क्योंकि वो मैरी के पास हम चाह रहे होंगे कि मैरी के पास लेके जाएं, तो मैरी के पास तो वो जाना ही नहीं चाहेगी कि आपने मुझे समझ क्या लिया है कि मुझे कुछ ज़हनी मसला हो गया, क्या करें ऐसे। मैं हमेशा लास्ट टाइम भी मेंशन किया था मैंने कि साइको एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। साइको एजुकेशन क्या होती है? साइको एजुकेशन इज़ व्हेन यू एजुकेट द पर्सन रिगार्डिंग द डिसऑर्डर। अब वो आप डायरेक्ट करें इनडायरेक्ट करें, लेकिन उसको बहुत ही तहम्मुल के साथ एजुकेट करना पड़ेगा। जब एक बंदे को पता है मुझे डायबिटीज़ हो गई है और मुझे चीनी इसलिए नहीं खानी क्योंकि मेरे पैनक्रियाज आर नॉट वर्किंग और इंसुलिन नहीं बना रही मेरी बॉडी, वो ऑटोमेटिकली उसको समझ आ जाएगा अच्छा मेरी बॉडी फंक्शन नहीं करी उस तरह से। अगर हम उस पर इम्पोज करेंगे कि ये नहीं अब नहीं करना, तो वो उसको समझ भी नहीं आएगी और वो उसको एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। तो वाई एम आई ट्राइंग कि फिजिकल के साथ इसको एग्जाम्पल दूं, क्योंकि हमें मेंटल हेल्थ को इतना ही नॉर्मल दिखाना है कि पैरानोया अगर किसी को है, अगर किसी को कोई साइकोलॉजिकल इलनेस है तो उसका हम वैसे ही करेंगे जैसे हम किसी फिजिकल इलनेस को करेंगे। बिल्कुल ठीक है। और इसका हल यही है कि पहले तो हम आइडेंटिफाई करें, और दूसरा प्रॉब्लम ना थोड़ा सा पार्टनर के लिए भी है कि पार्टनर कैसे लेकर जाएगा, उस मरहले तक लेकर जाना मैरी हम उसके ऊपर फोकस करते हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप किसी को कैसे, हाँ सबके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसमें हमने एक माहिर नफ्सियात के पास जाना है, एक स्पेशलिस्ट के पास जाना है, वो उस शख्स को अग्री कैसे करवाना है कि हम आपको क्यों लेके जा रहे हैं। साइकोथेरेपिस्ट, थेरेपिस्ट, काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, ये वो लोग हैं जो आपको दवाई के बगैर ट्रीट कर रहे होते हैं। साइकियाट्रिस्ट है जो कि आपको दवाई देगा। हर डिसऑर्डर के लिए आपको दवाई की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हर डिसऑर्डर टू अ सर्टेन एक्सटेंट उसको साइकोथेरेपी की ज़रूरत हो सकती है। तो उस साइकोथेरेपी को सक्सेसफुल बनाने के लिए फैमिली का बहुत बड़ा रोल है। हम एज अ सोसाइटी इस चीज़ को अगर हम देखें तो हमने जो इसको एक टैबू बनाया हुआ है, जब तक हम इसको ब्रेक नहीं करते हैं तब तक हम इन लोगों को नॉर्मलाइज नहीं कर सकते विद दिस सिचुएशन। तो अगर आज मैं कहूँ कि हम में से फॉर एग्जांपल दैट अगर इस कमरे के अंदर आज अगर 10 लोग हैं तो उसमें से इफ़ देयर इज़ वन पर्सन जिसको कोई प्रॉब्लम है, अगर हम उस पर बात करेंगे उसको लगेगा शायद मुझे एक्यूज़ किया जा रहा है। तो इसलिए जब तक हम इस चीज़ को फिजिकल हेल्थ की तरह नॉर्मल नहीं कर देंगे ना, तब तक आई थिंक हम लोग स्ट्रगल ही कर रहे हो। बिल्कुल ठीक है मैरी, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान हिस्सा बनी, बहुत अहम मौजू है और ये चीज़ें हमें नॉर्मलाइज करने की पहली ज़रूरत है और उसके बाद ही हम किसी हल की तरफ जा सकते हैं, आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मौसम सरमा तो हम एंट्री तो हम उसमें हो गए, हम एंटर हो गए, लेकिन इसके साथ साथ हम देखें तो हमजा जगह जगह पे हम लोगों को नज़र आ रही होती हैं चीज़ें, जैसे ड्राई फ्रूट्स में नज़र आ रहे हैं और महंगी सौगातें हैं। हाँ महंगी सौगातें आप कह लें, लेकिन वो नज़र आ रही होती हैं और खाने का हर एक को दिल भी कर रहा होता है। लेकिन इससे अगर हम देखें तो इनका वैसे अगर ड्राई फ्रूट्स को सर्दियों में से हम खाते हैं तो इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा है और मतलब आप कह लें कि कुदरत का बेहतरीन तोहफ़ा होते हैं ड्राई फ्रूट, जैसे अगर हम सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं तो वो हमें कितनी ज़्यादा ताकत दे रहे होते हैं। बिल्कुल, ज़हनी बात कर लें, जिस्मानी बात कर लें, आपको तवानाई मिल रही होती है। और मसला ये है कि चले महंगे ज़रूर हैं, लेकिन जब ये आ जाते हैं ना तो आपका दिल करता है कि शायद एक ही रोज़ में हमने ख़त्म कर देने हैं ना, उससे फिर आपको बड़े मसाइल जो हैं दरपेश होते हैं। वैसे ना बड़ा अच्छा ये कॉन्सेप्ट भी था जब हम लोग छोटे थे, अब शायद उस तरीके से नहीं है लेकिन अभी भी होता है कि फैमिली इकट्ठे बैठ के भी खाया करती थी, पूरा एहतमाम होता था। खासतौर पर मूंगफली की हम बात कर लें तो उसका भी मौसम क्योंकि आ रहा है तो वो भी इकट्ठे बैठ के खाया करते थे। ज़रा का भी और हमने चलोगोज़ों का भी होता था कि वो छील के तो फिर खाना पड़ता, पूरी एक मेहनत उसके अंदर होती थी और माएँ जो हैं कोशिश करती थी कि वो निकाल के भी देती रहें। लेकिन सवाल यह है कि ठीक है खाने चाहिए, इनके फ़ायदे क्या होते हैं एक तो ये पता लग जाए और
किस मिकदार में खाने चाहिए, मिकदार दुरुस्त होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है माहिर ग़िज़ाई सारा फारूकी। अस्सलाम, गुड मॉर्निंग सारा। सबसे पहले तो हमें बताइएगा, फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा हैं, ये भी बताइएगा, लेकिन मिकदार के ऊपर हम लोग जिसमें बात कर रहे हैं, हमजा ने भी कहा मिकदार, क्योंकि हम लोग तो बस सामने आगे पड़े हुए देखें तो हम लोग बस खाना खत्म नहीं होने चाहिए, हम कहते हैं ख़त्म करके उठे इसको। ड्राई फ्रूट्स बेसिकली आप देखें उनके हेल्दियर फैट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप नहीं खा सकते। अगर आपने इंटेक करना है तो एक मुट्ठी का इंटेक करना है, 1 हैंडफुल डेली बेसिस पे। अगर आप मिक्स नट्स का इंटेक करते हैं, सिर्फ विंटर्स की बात नहीं है, थ्रू आउट द ईयर पूरे साल आप हर रोज़ इनका इंटेक कर सकते हैं और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। नुकसान वहाँ होता है जब आप ओवर ईटिंग शुरू कर देते हैं। अब जैसे सर्दियों में ज़्यादातर लोगों का वेट क्यों गेन होता है, इसीलिए क्योंकि हम बहुत ज़्यादा खाते हैं। ड्राई फ्रूट्स भी खास तौर पे अगर हम बैठते हैं टीवी के आगे बैठे हुए तो वो हम खाए चले जाते हैं जब तक शो ख़त्म नहीं होता। हम एंड तक उसको खाते रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता हमने कितनी अमाउंट में खा ली है। एक हैंडफुल से ज़्यादा नहीं खाना, उसी से आपको उसकी सारी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है, जितनी भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपको सारे उसके मिल जाएंगे। अब देखिए ड्राई फ्रूट्स के अंदर कितने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, उसके अंदर विटामिन ए भी है, विटामिन ई के भी मौजूद है, फास्फोरस, मैग्नीशियम मौजूद है, और इसके अलावा भी बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स, और उसके ऊपर से ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मौजूद हैं जो आपको लाजमी डाइट से लेने चाहिए, आपकी बॉडी खुद से नहीं क्रिएट कर सकती। तो ये आपको डाइट से लाजमी लेने, और ये आपके ड्राई फ्रूट्स में, वॉलनट्स में, आलमंड्स में बहुत अच्छी मिकदार में मौजूद है। डिपेंड करता है आप कितनी क्वांटिटी में ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप जो है अखरोट का इस्तेमाल करें तो दिन में आपने 2 से 4 अखरोट का इस्तेमाल करना है, आपने ज़्यादा नहीं लेना। आलमंड्स हैं तो आपने 7 to 12 आलमंड्स का इंटेक करना है। तो जब आपको क्वांटिटी पता चल जाए ना कि कितनी आपने इंटेक करनी है, तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। काजू के बारे में बताइए, क्योंकि काजू पे तो हाथ रोकना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल नामुमकिन है। वो कितनी क्वांटिटी में खाने बहुत चाहिए? टेस्टी है, जिसे कहते हैं कि ड्राई फ्रूट है, वो तो कोई भी नहीं उस पर हाथ रोक सकता। मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन उसको भी जो है थोड़ा कम क्वांटिटी में इंटेक करना ज़रूरी है। 6-7 दाने अगर आपने एक दिन में लेने, आप मिक्स करके लेना, ज़रूरी थोड़ी है कि आपने एक ही वक्त में आपने 6-7 दाने खा के आपने छोड़ देना है। अगर आप 1 हैंडफुल ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं, उसी में मिक्स कर लें। अब उससे ये होगा कि आपकी वो क्रेविंग भी पूरी हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसका इंटेक कर सकते हैं। उसके अंदर भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, लेकिन बात वही आ जाती है क्योंकि ये सारे ड्राई फ्रूट्स के अंदर फैट्स मौजूद है, तो ज़्यादा क्वांटिटी में ये आपको नुकसान ठीक है। ये सब लोग ले सकते हैं या कुछ ऐसे हैं लोग कोई ऐसी बीमारियों में मुब्तला हैं जो ना लें तो ज़्यादा बेहतर है? ये मैं बात कर रही हूँ सिर्फ जो नॉर्मल हेल्दी एडल्ट्स हैं। अब किसी को अगर कोई हेल्थ इशू है, जैसे कि हार्ट का प्रॉब्लम चल रहा है, कोलेस्ट्रॉल किसी का इंक्रीज़ है, किसी के ट्राइग्लिसराइड लेवल्स जो है ज़्यादा हुए हैं, तो उस सूरत में आपको जो है कंसल्ट करना ज़रूरी है। डाइटिशियन से कंसल्ट करें, वो आपको एक मिकदार बताएंगी कि भाई इतना आपने जो है इंटेक करना है और इस चीज़ का इंटेक करना है, तो वो आपने लाजमी फॉलो करना है। अपनी तरफ से जो है खुद से नई चीज़ लेना शुरू कर देनी, उससे नुकसान हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा सारा, हमें ये भी बताइए कौन से ड्राई फ्रूट्स ऐसे हैं जो कि हम लोगों को लेने चाहिए लाजमी, और किसी वो बीमारी के खिलाफ कोई उनमें क़ुव्वत मुदाफ़त जो वो भी पैदा करते हैं आपकी बॉडी में? अच्छा, इसमें मैं ना किसी एक ड्राई फ्रूट का नाम इसलिए मैं नहीं लूँगी क्योंकि सब यूनिकली मतलब बनते हैं। अब आप देखें ना, अल्लाह ताला ने हर चीज़ के अंदर सेपरेट न्यूट्रिएंट्स डाले हुए हैं। आलमंड्स, वॉलनट्स, जितने भी आप इनके ड्राई फ्रूट्स का नाम ले लें, उन सब के अंदर सेपरेटली न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। किसी में मैग्नीशियम ज़्यादा है, किसी में फास्फोरस ज़्यादा है, किसी के अंदर कैल्शियम ज़्यादा है। आलमंड्स जो है ख़ास तौर पे उसके अंदर कैल्शियम की क्वांटिटी अच्छी मिल जाती है। तो आलमंड्स मुझे लगता है सबसे कॉमन एक ऐसा वो है नट है जो आपको आसानी से अवेलेबल भी होता है और आप डेली बेसिस पे उसका इंटेक भी करते हैं। अब देखिए बचपन में पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को बादाम ज़्यादा इसीलिए खिलाते थे कि भाई ब्रेन जो है आपका ज़्यादा तेज़ चले, और इसलिए क्योंकि उसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं और वो आपका ब्रेन तेज़ जिसे कहते हैं करती हैं। एक्चुअली वो डायरेक्टली इफेक्ट करता है आपके ब्रेन के ऊपर, आपके नर्वस सिस्टम के ऊपर, आपकी ब्रेन की डेवलपमेंट के ऊपर इफेक्ट करता है। अच्छा, वो ये भी बता दें, वो पानी में भिगो के ही जो है खाने चाहिए? ज़रूरी नहीं है, आप जो है एज अ होल भी ले सकते हैं। अगर आप उसकी छिलका उतार के यूज़ करते हैं तो उसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा बेहतर हो जाती है उससे। तो आप उस तरह भी ले सकते हैं, अभी भिगो के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग तो बचपन से अब तक भिगो के खाते हैं। लेकिन बात ये आ जाती है कि किस टाइम पे आप उसको ले रहे हैं। कोशिश करें खाने के साथ ना लें। आपने जो है कोई ऐसा टाइम मैनेज करना है कि जब आपका पेट बिल्कुल खाली हो, आपने कुछ ना खाया हुआ, जैसे कि मिड मॉर्निंग स्नैक के तौर पे ले सकते हैं, निहार मुँह लिया जा सकता है, या इवनिंग स्नैक के तौर पे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों के हवाले से भी पूछ लेते हैं क्योंकि बच्चे अक्सर खा नहीं रहे होते हैं, या और दूसरा ये कि पेरेंट्स भी कहते हैं कि बच्चों को नहीं देना, ये गर्म होते हैं, बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है, और अगर बच्चे नहीं खा रहे हैं तो हम किस फॉर्म में उन्हें दे सकते हैं? साइंटिफिकली ये गर्म ठंडे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा। तो आप जो है मैंने जैसे बताया थ्रू आउट द ईयर आप ड्राई फ्रूट्स का इंटेक कर सकते हैं, तो बच्चों के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है।
अगर आप उन्हें 6-7 दाने डेली बेसिस पे ले रहे हैं तो उनके लिए बहुत और अच्छा उनको उनकी मुट्ठी के मुताबिक, हाँ उनकी मुट्ठी के मुताबिक, हाँ जी आप उनको दे सकते हैं। माँ की मुट्ठियों के मुताबिक वैसे माएँ इतना करेंगी भी नहीं क्योंकि उनकी मुट्ठी में महंगे होंगे ना, तो ज़्यादा आ रहे होंगे। बचपन में जैसे पंजीरी भी बना के खिला रहे होते हैं, तो वो मिक्स नट्स करके ताकि बच्चा जो है खुशी से खा भी ले, आप उसको दूध में मिक्स करके भी दे रहे होते हैं। तो इस तरह से भी आप जिस तरह से बच्चा पसंद करता है आप उसको उस तरह से बना के। बिल्कुल। अच्छा सारा हमें बताइएगा, निहार मुँह की अपनी बात की, तो निहार मुँह खाना कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है? निहार मुँह अगर आप ले रहे हैं ना, आपका पेट बिल्कुल खाली है, अब उसमें यह है कि जल्दी से डाइजेशन के साथ एब्जॉर्प्शन भी फ़ौरन हो जाएगी उन न्यूट्रिएंट्स की। अगर आप किसी खाने की चीज़ के साथ लेंगे उसकी एब्जॉर्प्शन स्लो डाउन हो जाएगी और मे भी उतनी अच्छे तरीके से एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। तो ऐसा कोई टाइम चूज़ करें जिस वक्त आप कुछ और ना खा रहे हो, तभी उसकी जो है न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बढ़ती है और वो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। ठीक है। अच्छा अब हम एक कोशिश ये करते हैं कि जी कि एक वक्त में एक मुट्ठी खाना है या अपने पास रख लें, पॉकेट के अंदर रख लें और साथ साथ पूरे दिन में खाते चले जाएं, बेहतर तरीका क्या है? ये बहुत अच्छा आइडिया आप जो बात कर रहे हैं कि पूरे दिन में आप इसका इंटेक कर सकते हैं। एक मुट्ठी जो है ज़रूरी नहीं आपने एक ही दफ़ा में बैठ के वो पूरा इंटेक करना है। आप सुबह के टाइम आपने थोड़ा सा ले लिया और थोड़ा सा आपने शाम को ले लिया, आप इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। आप अपनी जेब में भी रख सकते हैं, आप पूरा दिन भी उसका इंटेक कर सकते हैं एक एक दाना करके। और कोशिश करें कि अगर आप टीवी के आगे भी बैठ रहे हैं या आप कोई मूवी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपने सिर्फ उतना ही क्वांटिटी अपनी जो है प्लेट में रखनी है जो एक मुट्ठी के बराबर बनती है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी रखेंगे तो आपसे कंट्रोल नहीं होगा, आप जो है ओवर इनटेक कर जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। अच्छा बच्चों के हवाले से ये कि बच्चे, मैंने ये देखा है ज़्यादातर हमारे घर के जो बच्चे हैं वो बादाम सबसे ज़्यादा शौक से खाते हैं। मैंने बाकी जगहों पे भी देखा है, पेरेंट्स यही कहते हैं कि बादाम बच्चा बहुत शौक से खाता है। अब एक मुट्ठी हमने देना है, लेकिन एक मुट्ठी बच्चे की बादाम काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। क्या एक ही ड्राई फ्रूट जो है एक मुट्ठी दिया जा सकता है? नहीं, कोशिश करें कि मिक्स दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। मैं आपको वही बता रही हूँ कि एक सिर्फ बादाम की अगर हम बात करें तो वो सारे न्यूट्रिएंट्स आपको नहीं प्रोवाइड कर सकता। उसमें कैल्शियम आपको, फास्फोरस मिलेगा, उसमें जो है बहुत मिनिमम क्वांटिटी आपको चीज़ों की मिलेगी। बाकी चीज़ों में भी वो और तरह के न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। अगर आप मिक्स करके दे रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ड्राइड एप्रिकॉट्स भी यूज़ करते हैं, जैसे हम लोग किशमिश का इस्तेमाल करते हैं, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, बादाम अखरोट जो हैं ये आपके डाइजेशन के अलावा आपकी एनीमिया के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रेजिन्स खासतौर पे एनीमिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये ओवरऑल अगर आप देखें ना तो ओवरऑल आपको एक पूरा बना के एक मिक्स बना के उस तरह से इंटेक करना। बिल्कुल ठीक है सारा, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह पाकिस्तान का हिस्सा बनी, आपने हमें महंगे ड्राई खिलाए हैं, लेकिन अपनी मुट्ठी के मुताबिक आपने ड्राई फ्रूट्स खाने हैं और सर्दियों और गर्मियों का कोई फ़र्क नहीं होता है, कोई फ़र्क नहीं होता साइंस के नज़दीक, माँ बाप के नज़दीक होता है। खैर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए।